सो यस वी आर लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शिवम, कैसे हो आप? गुड इवनिंग अनुराग, मनीष, आदित्य। तो चलिए, काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी लोग भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सुमाया, सोनी जी, सत्यम, रजत, भागवत, विनायक जी भी आ गए, मीत आ गए, हिमांशु, अक्की जी, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सुमित, गौरव, मणि, सत्यम, हर्षिता। एग्जाम कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। संडे को आपका टेस्ट था, अरे टेस्ट दिया या नहीं? 10 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे। टाइम एंड वर्क का प्रश्न था, परसेंटेजेस का प्रश्न था, तो क्या आपने सॉल्व किया सभी को? कोई कह रहा है 7 मार्क्स आए। तो अगर आप 5 to 7 में स्कोर किए हो, इसका मतलब आपके मार्क्स गुड है। बट अगर 7 के ऊपर स्कोर किए हो, वेरी गुड है। और अगर 9 से 10 लेकर आए हो तो एक्सीलेंट है। तो मेक श्योर करना आप एक्सीलेंट के रेंज में रहो हमेशा, 9 और 10 में। और वो लाने के लिए आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती क्या की थी इस संडे वाले टेस्ट में? सबसे बड़ी गलती ये थी कि सर जी हम है ना टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाए। लास्ट में इजी प्रश्न थे बट समय मिला ही नहीं सॉल्व करने के लिए। क्या सही कह रहा हूं? तो सर वो टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखे? मैंने हर एक टेस्ट में कहा है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको जब राउंड 1 लगाते हो तो इजी प्रश्न बनाने हैं जो देख करके सॉल्व हो जाए, जिसमें डिकोड करने में टाइम ना लगे, जिसमें कैलकुलेशंस करने में टाइम ना लगे। वैसे क्वेश्चन राउंड 1 में बनाने चाहिए। राउंड 2 में वो क्वेश्चन जिसका लॉजिक आता है बट कैलकुलेशन और डिकोडेशन में शायद टाइम लग जाए। लॉजिक पता है बट वो कैलकुलेशन, डिकोड करना, स्टेटमेंट लिखना, दिमाग लगाना, थॉट प्रोसेस लगाना, सर समय लग जाता है। तो क्या करे उस समय? उस समय उसको राउंड 2 में छोड़ देना, उसको राउंड 1 में मत करना। और लास्ट राउंड में जो बिल्कुल भी नहीं आता, नो आइडिया, उधर बैठ करके पहले पढ़ोगे क्वेश्चन को, फिर सोचोगे कौन सा टॉपिक से है, फिर कहोगे अच्छा ये टॉपिक से कुछ ट्रिक विक बन पा रही है क्या, कुछ उधर एलिमिनेशन कर सकते हैं क्या, कुछ आइडिया नहीं है आपको, है ना? वो प्रश्न को लेकर के कुछ आइडिया ही नहीं है। वो राउंड 3 में आपको करना चाहिए। होता क्या है, आप उल्टा करते हो। आप है ना क्वेश्चन 1 को देखा, सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन 2 को देखा, अरे टाइम लग रहा है, अरे आता है बट थोड़ा सा बचा है, अरे इतना कर लिया है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, करते करते 5 से 10 मिनट कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर क्वेश्चन 3 4 तक तो पता चलता है अरे बाप रे 5 मिनट बचा है और मेरे 7 क्वेश्चन रह गए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? और अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये समस्या से बचने के लिए ये राउंड लॉजिक काफी पावरफुल है, तो इस चीज का इस्तेमाल करना, ठीक है? और इसके ऊपर से जो भी क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में पूछे थे, अगर आपको उसके सोल्यूशंस चाहिए तो सोल्यूशन का पीडीएफ मैंने अपलोड किया है, तो उसके नीचे आपको सोल्यूशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और फिर अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो ग्रुप पर आप पूछ सकते हो। देखा सुमाया जी, अच्छा सोल्यूशन पीडीएफ में सभी को सोल्यूशन समझ में आ गया? एकदम जैसे क्लास में सिखाता हूँ वैसे ही वो पीडीएफ में सोल्यूशन था। क्लास में बताता हूँ ना, स्टेप नंबर 1 ये करना है, स्टेप नंबर 2, और फिर बाद में कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है उसमें पुट करना है, एकदम वैसे ही सिखाया है। तो अगर आपने सोल्यूशन नहीं देखा तो देख लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो ग्रुप पर पूछ लेना। चलो सर वो सेकंड समझा दीजिए। हाँ तो आप ग्रुप पर पूछ देना जो भी अगर आपका डाउट होगा। पहले 2-4 क्वेश्चन देखे घबरा गया था फिर बाद में याद आया कि साइकिल पढ़ाए और पूछे लैम्बोर्गिनी, जबकि सोल्यूशन देखने के बाद लगा ये कोई लैम्बोर्गिनी नहीं थी, सर जी ने तो 2-2 स्टेप में खत्म किया है। हाँ कि ना? वो मिनी पूल वाले ने रेवेन्यू कितना किया, वो जाने के लिए 2 स्टेप में आंसर, दिखने में तो ऐसे 10-10 लाइन वाले क्वेश्चन सर जी ने 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। अरे तो गजब गजब हो रहा था। वो एक पाइप वाला क्वेश्चन था, इसमें से इतना टाइम लगता है, पाइप बी से इतना, लीकेज इतना, है ना? फिर पूछा था तीनों को ऑन किया तो फिर बाद में कितने में टंकी भरेगी, ऐसे कुछ सवाल, 3 स्टेप में खत्म। आप सोच रहे हो ये चल क्या रहा है? तो है ना क्वेश्चन लंबे दिखाई देते बट उनके सोल्यूशन 3 स्टेप के ही होते हैं। डिकोड कर पाना, थॉट प्रोसेस लगाना, यही पूरा खेल है एप्टीट्यूड का, ठीक है? चलो दैट वाज लर्निंग फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट। और आज हमारा लेक्चर 7 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एवरेजेस के बारे में। तो एवरेजेस आपको पता ही होगा, प्रोबेबिलिटी में कई बार हमने किया है, हाँ कि ना? कमेंट करके बोलो। नहीं किया एवरेजेस? अरे किया तो है। उधर कहते थे बड़े एवरेजेस इज एक्सपेक्टेशन, उसको हम मीन भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं समेशन ऑफ द टोटल डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। अरे भूल गए क्या? भूल गए तो चलो एग्जांपल से याद दिलाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर बाद में बताता हूँ एवरेजेस उतना आसान नहीं था
जितना आप सोच रहे थे। ठीक है, आज की क्लास में पता चलेगा, बट ऐसे मैं पहले डराता नहीं हूँ आपको, पहले आपको आराम आराम से बेसिक सिखाता हूँ, बेसिक करते 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 चीजों को हम कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल, मेरे पास डाटा है 1 2 3। कोई बता सकता है इस सेट का एवरेज कितना है? व्हाट इज द एवरेज? विनायक जी ने इतना फटाफट कह दिया 2। आर यू श्योर विनायक जी, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? सर एवरेज क्या होता है? एवरेज इज सर जस्ट सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो सर यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ डाटा अगर हम करें तो 1 + 2 + 3 करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने प्लेयर्स थे? 1 2 3, तीन ही तो प्लेयर है ना, डेटा के अंदर 3 प्लेयर, सो टोटल नंबर में 3। अगर टोटल नंबर में 3 तो कोई बता सकता है आंसर कितना आया? सर आंसर सिंपल है, इट इज 6/3, द आंसर इज 2। इस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं। तो याद रखना, जब भी हमारे पास डेटा हो सभी को ऐड कर लेना, फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा कर लेना, आंसर निकल आएगा। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, अगर मैं ये कह दूं कि इस डेटा सेट में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को मैंने +1 किया है, तो फिर मेरा न्यू एवरेज क्या होगा? If the value of each item in the data set is increased by 1, then what is the updated average? तो सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं 3। बहुत खूब यार, मेरा तो कट पेस्ट का बिजनेस है, बट इधर कोई काम को नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अब अपडेट किया है कि मेरा पहला एलिमेंट मैं 1 से ऐड कर रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट भी 1 से ऐड कर रहा हूँ, तीसरा एलिमेंट भी 1 से ऐड कर रहा हूँ, और इस डेटा सेट का एवरेज जानना चाहता हूँ। तो मेरा डेटा सेट अब दिखाई दे रहा है 2 3 4। अरे क्या सर, इतना सिंपल सा चीज एवरेज चाहिए आपको इस डेटा सेट का? अरे तो एवरेज इज सम ऑफ द डाटा डिवाइड बाय टोटल काउंट। 1 2 3, 3 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? सर ये हो रहा है 9/3, यानी द आंसर इज 3, सो द एवरेज इज 3। यस, द एवरेज इज 3। बट है ना, कुछ बच्चे ने थोड़ा उल्टा सोचा, कुछ बच्चे ने कहा सर ऐसे कर सकते थे, बट इसमें मजा नहीं आया। दिस इज मेथड 1। ऐसे करो, कोई मना नहीं करता है कि एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, किसी ने मना नहीं किया, बट दिस इज मेथड 1। देन व्हाट इज मेथड 2? ओ व्हाट इज मेथड 2? वो कह रहा है सर अगर इस डेटा को ध्यान से देखो, और अगर आप ये कहो कि मुझे निकालना था एवरेज, तो सभी एलिमेंट्स को ऐड करना है पहले, तो 1 + 1, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सभी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 डिवाइड बाय 3। सर अगर आप है ना 1 1 की टीम बना लो, 1 1 की टीम, यानी ये देखो, ये +1 +1 +1, इसकी एक अलग सी टीम बनाओ, और जो हमारा पुराना डाटा था ना 1 2 3 वाला, हाँ उसकी एक अलग से टीम बनाओ। ये देखो, ये 1 2 3 इसकी अलग से, ऐसे ग्रुपिज्म करो जैसे कॉलेज में करते थे, है ना, जो ऑलरेडी 11th एंड 12th में कोचिंग करते थे, वो कहीं अगर मिल जाते हैं इंजीनियरिंग में तो वो ग्रुपिज्म करते हैं ना, वो नए प्लेयर्स को लाते नहीं है ग्रुप में, हम डिप्लोमा वाले थे, हम तो ये थे, तुमको एंट्री नहीं देंगे। हाँ, तो इधर भी मैं कह रहा हूँ कि ओल्ड वालों का एक ग्रुप बना लो, और फिर ये जो +1 जो न्यू प्लेयर्स है इनका एक अलग सा ग्रुप बना लो, और फिर डिवाइड बाय 3। तो ऐसा नहीं लगता है सर ये 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3 ऐसे सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, और फिर ये 1 + 1 + 1 इज 3 × 1 डिवाइड बाय 3, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। और अगर सेपरेट कर दिया तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका जो न्यू एवरेज आपको फाइंड करना है ना, दैट इज इक्वल टू, इसको हम जानते हैं। अरे कैसन जानते हो इसको? सर इसको शायद अभी अभी देखा था प्रीवियस स्लाइड में, अभी अभी देखा प्रीवियस स्लाइड में, 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3। अरे इधर नहीं सर, यहाँ पर 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3। ये जो आपका ओल्ड एवरेज था ना, यही तो है ये। सो न्यू एवरेज इज बेसिकली इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस 3 कैंसल, और ये 1 आपका आ रहा है। ये +1 क्यों आया? क्योंकि हर एक एलिमेंट को आपने +1 से इंक्रीज किया था, इसके लिए आपका अपडेटेड एवरेज भी ओल्ड एवरेज से +1 हो गया। क्या सभी को बात समझ में आया? तो बोलो यस। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना ये मेथड 2 है। मेथड 2 बेसिकली इतना ही है, सीधा ये फॉर्मूला है मेथड 2।
मेथड 2 बेसिकली ये सीधा फॉर्मूला है। क्या सीधा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास किसी ने ओल्ड एवरेज दे रखा है कि 1 2 3 जब डेटा था तो एवरेज 2 था, अब ये 1 2 3 हर एक एलिमेंट में +1 किया गया है, तो कुछ नहीं, नया एवरेज में भी ओल्ड एवरेज में +1 कर लो तो अपडेटेड एवरेज आपको प्राप्त हो जाता है। तो क्या सर इसको स्टेटमेंट में लिख करके एक बार क्लियर कर सकते हो? कोई कह रहा है प्रकाश को ब्लॉक करो। ये कौन है प्रकाश जी जो अंधकार फैला रहे हो आप क्लास में? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इनको नजरअंदाज करो। ठीक है, ऐसे लोग आते रहते हैं गंद मचाने, है ना। इनको पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं होता, बस इनको टाइम पास करना होता है, जीवन भी टाइम पास हो जाता है बाद में। और है ना, कोई कह रहा है फेक आईडी होगा, अरे होने दो। देखो मैं तो यही कहूंगा आपको कि आप, अब यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप अफोर्डेबल प्राइस पर ही रखो चीजें। जब अफोर्डेबल प्राइस पर रखता हो ना तो फिर ऐसे गंद मचाने वाले लोग आ जाते हैं, और जब प्रीमियम रखता हो ना तो सिर्फ पढ़ने वाले लोग आते हैं। बट जब प्रीमियम रखता हो तो फिर आप मुंह बिगाड़ते हो, अरे यार सर इतनी महंगी कर दी कोर्सेज की प्राइस, हम कैसे पे करेंगे। हाँ, तो जब मैं सस्ती रखता हूं तो फिर ऐसे लोग आते हैं। आप समझे टीचर की परेशानी क्या है। अफोर्डेबल प्राइस पर कोई भी आ जाता है, ठीक है, गंद मचाएंगे। खैर, तो आपको इग्नोर करना है और आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग जाएंगे। ये है ना वो रास्ते के कंकड़ होते हैं ना, वैसे आपको बाजू से निकल जाना है। ठीक है, इन पर पैर रखोगे आप ही को दर्द होगा। सो कंकड़ है ये रास्ते के, आपको बाजू से निकल जाना है, इन पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब इस नोट को लिखते हैं। ठीक है, नोट को लिखते हैं कि जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, क्या कंकड़ को बाजू में आप आगे, अरे वो नहीं, अभी अभी सिखाया कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ ईच आइटम कह लो, एलिमेंट कह लो, इज डैश बाय some value p, then the average of new group will also increase by p। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो एक बार कमेंट करके बताना यस। मैं यहां पर इंक्रीज लिखा हूं, बट है ना मुझे यहां पर भी डैश लिखना चाहिए। ठीक है, डैश पी लिखना चाहिए, डैश पी। अब ये क्या है सर, ये डैश क्यों लिखा है? क्योंकि अगर कोई कहे इंक्रीज, अगर कोई कहे इंक्रीज तो हम कहेंगे हाँ भाई, तो आपका अपडेटेड एवरेज जो है वो प्रीवियस एवरेज के कंपेयर में वो इंक्रीज हुआ +p से। ठीक है, अगर कोई कहे अगर सब्ट्रैक्ट किया तो, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो अपडेटेड वाला भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सर मल्टीप्लाई किए तो, अगर सर डिवाइड किए तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा। सर एग्जाम्पल से हो जाए क्या? सर एग्जाम्पल से हो जाएगा कि बाकी के अभी के इंक्रीज, ये देखो ये वाला तो समझ में आ गया कि आपने जब इस डेटा सेट को +1 से इंक्रीज किया है ना, तो हमने स्टैंडर्ड मेथड से बनाया, फिर अभी अभी कंसेप्ट आपने दिया, वो कंसेप्ट से भी न्यू एवरेजेस ओल्ड एवरेज प्लस दी 1। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास 1 2 3 डेटा है, 1 2 3, इसका एवरेज इज 2, बट इसी डेटा में अगर मैं हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूं 1 से, तो कोई मुझे बता सकता है इस अपडेटेड डेटा सेट का एवरेज क्या होगा? सभी कह रहे हैं 1। क्यों? अपडेटेड डेटा सेट का एवरेज इज प्रीवियस वाले डेटा सेट का जो एवरेज है उसमें -1। So the answer is 1। यही तो कहना चाहता है ना, if the value of each item is subtracted by some value p, then the average of the new group will also subtract by p। तो हमने 1 से हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसलिए अपडेटेड एवरेज में भी ओल्ड एवरेज -1 करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। अगर ये बात क्लियर हो गई तो शायद इसका भी आंसर बता पाओगे। इस डेटा सेट में हर एक एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो कोई मुझे बता सकता है नाउ दी अपडेटेड एवरेजेस? अपडेटेड एवरेज इतना फटाफट बता रहे हो कि सर आपने हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसके लिए आपका जो ओल्ड एवरेज है उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 4 आ जाएगा। कुछ बच्चे जानना चाहते हैं अगर सर हम ऐसे मैन्युअली करें तो 2 + 4 + 6
और फिर बाद में डिवाइड बाई 3। हाँ तो इधर भी 4 आया ना, हमको भी 4 आया, तुमको भी 4 आया, सेम टू सेम। हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तुमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, बस इतनी सी फर्क है। ठीक है। अच्छा, कोई अगर ये कह दे सर ये हर एक एलिमेंट को अगर हम डिवाइड कर दे 3 से, अगर हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दे 3 से तो अपडेटेड एवरेज कितना होगा? अच्छा सर, हर एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड किया है तो ये जो प्रीवियस वाला एवरेज है ना, इसको आप डिवाइड कर दो 3 से, ये आपका अपडेटेड एवरेज आ जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस सर जी। सभी को बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। अच्छा, इस पर गेट क्वेश्चन भी आया था जो शायद आपको टेस्ट में दिखाई दे सकता है। तो कैसा लगा? कभी ऐसे पढ़ा था एवरेज को कि ऐसा भी होता है कि हर एक एलिमेंट को अगर आप इंक्रीज डिक्रीज या मल्टीप्लाई डिवाइड अगर पी से कर लो तो अपडेटेड एवरेज भी उसी तरह से बिहेव करता है। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको गेट एग्जाम में मदद करता है। आप कहते हो ना सर टाइम को कैसे हम फास्ट तरीके से सॉल्व करें, है ना सर, वो कैसे हम एफिशिएंटली सॉल्व करें, यही तरीका होता है। ठीक है, यही तरीका होता है कि कैसे आप एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो बीटेक का पेपर होता है और अगर बाकी पेपर होता है जिसमें बहुत टाइम दिया जाता है, उसमें तो लेंदी मेथड भी चल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ट्राई करना कैसे मैं टाइम को सेव कर सकूं, ये टॉपर की निशानी होती है। ठीक है, यही टॉपर की निशानी होता है। कोई कह रहा शायद बोलते हो और सच में टेस्ट में आ जाता है। हाँ विनायक जी, सारा राज ओपन करो तुम लाइव क्लास में, है ना, बाकी बच्चों को भी फ्री के मार्क्स बंटवा दो, बस यही काम है तुम्हारा। अच्छा विनायक जी, याद करो वो दिन, कौन से दिन? वो नहीं जब हम लॉलीपॉप खाते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे। वो तो अभी भी तुम करते हो, है ना, अभी भी छोटी चड्डी पहन करके लाइव क्लास देख रहे हो, है ना, तुम्हारा भरोसा क्या? तुम छोटी चड्डी उससे भी छोटी पहनो और उसका भी क्या भरोसा तुम्हारा। ठीक है, कोई नहीं देख रहा सर जी, हम तो है ना वॉशरूम में ही पबजी खेलते हैं, वॉशरूम में ही लेक्चर देखते हैं, है ना, आजकल तो पूरा दुनिया ऐसे ही चल रहा है, वॉशरूम में ही सब काम कर लेते हैं। कल को उठ करके माता श्री कहेगी खाना भी ना खा लो, हाँ वॉशरूम में भिजवा दो थाली, है ना, खा लेंगे, उधर ही खाना उधर ही सब साफ सफाई, फिर एकदम बिगड़ गए हो तुम सभी लोग। खैर, आगे बढ़ते हैं और एवरेज को समझने की कोशिश करते हैं कि सर फॉर्मूला वाइज देखे तो एक बात तो समझ में आ गई कि एवरेज निकालने के लिए आपने कहा सम बाई टोटल, जिसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कहता हूं मालूम है? सम यानी ये रहा समेशन का साइन, टोटल यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी डेटा सेट, ये रहा सम बाई टोटल, सिंपल। एक तो ये तरीका है, बट आपको मालूम है एवरेज फाइंड करने के लिए एक और तरीका भी होता है, समेशन एक्सआई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। याद आया? जब आपका डेटा सेट रिपीट होता है तो आप चाहते हो उसको हम ग्रुप तरीके से लिखें, ग्रुप तरीके से लिखने के बाद हम कहेंगे वो डेटा कितनी बार रिपीट हुआ था, और फिर उस तरीके से जाकर के भी आंसर निकाल सकते हैं। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही पहचान रहे हो। तो कोई कहेगा सर समेशन एफ आई इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी डेटा, तो उसको तो हम एन भी कह सकते हैं, उसको हम एन भी कह सकते हैं। हाँ, तो इसको आप मॉडिफाई करके ऐसा भी कह सकते हो, डिवाइड बाई एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मीनिंग पता होना चाहिए हर एक टर्म का, किसका क्या रोल है। ओके, कोई कह रहा है यहाँ पर 13th में पढ़े थे। अरे तुम लगता है दिल्ली वैली से हो क्या? तुम महाराष्ट्र से नहीं लगते, क्यों? महाराष्ट्र में 13 कोई नहीं कहता है ना, कहता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। खैर, या कॉलेज 13 क्या होता है? 12 के बाद नंबर ही नहीं आता हमको। 12 के बाद हमारा होता है 11 12 का वो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर और बाकी चीज। ठीक है, बट तुम हो के कुछ और ही कह रहे हो। खैर, तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि सर जी कि ये आपने एवरेज का फॉर्मूला दे दिया, और क्या सिखाना चाहते हो एवरेज में? तो मैं आपसे खुद ही पूछना चाहूंगा, एवरेज में और कुछ सीखने लायक है क्या? नहीं, एवरेज इज जस्ट सम बाई टोटल, इतना ही तो है। और क्या फॉर्मूला है? सम बाई टोटल। नहीं सर, यहाँ पर है ना एक देखने का नजरिया भी है। जैसे केले हैमिल्टन थियरम में आप हमको बताते थे ना कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जब चाहो उसको लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हो, और जब आपके पास लैम्डा है तो जब चाहो आप ए से रिप्लेस कर सकते हो। ये केले हैमिल्टन LHS टू RHS, RHS टू LHS आपको छूट देता है, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। सिमिलरली एवरेजेस में भी आपको ध्यान रखना है कि एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल। तो अगर कोई आपसे सम पूछ ले तो क्या आप कह सकते हो सम इज इक्वल टू टोटल इंटू एवरेज? ऐसा भी तो देख सकते हो ना। सम ऑफ ऑल दी डेटा कितना होगा? सो नंबर ऑफ डेटा इंटू एवरेज करोगे
तो हमको सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा सेट मिल जाएगा। यस, आप ऐसे भी देख सकते हो। चलो, तो बस इतना ही था। अब इसके बाद जो भी है वो क्वेश्चन एंड आंसर होगा। सो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर जी, ये रहा। अब कोई कहेगा फिर से सर सिखाया साइकिल, पूछ लिया लैम्बोर्गिनी। जब भी बड़े बड़े सवाल आए ना, तो आपको गिवन डेटा को मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लिखने हैं। आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते ही नहीं, आप कहते हो अरे इतना बड़ा सवाल कैसे मैं सॉल्व करूंगा, कैसे? पजल को कभी एक बार में किसी ने सॉल्व किया है? पजल जब स्टेटमेंट आपके पास होते फिर आप सोचते हो कि कैसे स्टार्ट करूं, किधर से जाऊं, किधर मुड़ू, लेफ्ट राइट, हाँ, फिर जा करके मार्ग मिल जाएगा और खजाना मिल जाएगा। बस यही बात है। स्टेटमेंट्स को पहले मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर बाद में दिमाग लगाओ टू गेट द आंसर। 9 numbers are written in ascending order. The middle number is the average of the 9 number. The average of the 5 larger number is 68 and that of 5 smaller number is 44. What is the sum of all 9 numbers? कोई कह रहा है 1008। 108 कहते तो हम बुला लेते हैं एम्बुलेंस को। फिर कुशल जी, कोई कह रहा है ऑप्शंस। नहीं नहीं, आपको ऑप्शंस थोड़ी नहीं, क्या आपके रिश्ते आ रहे क्या आपके? सुमाया जी ऑप्शंस दीजिए, पिताश्री, है ना? हम ऐसे एक पर हम हाँ नहीं कह सकते, हमको और चाहिए प्रोफाइल। आनंद कुमार कह रहे हैं 504। आर यू श्योर? सम ऑफ ऑल दी 9 नंबर्स इज 504। शिवम ने तो 112 का। अनमोल ने कहा है 440। इनको झटका लगेगा 440 वोल्ट का। गलत कह रहे हो आप। द राइट आंसर इज 504। कैसे सर जी, कैसे? देखो, मुझे भी नहीं मालूम सॉल्व कैसे करना है, बट मैं है ना स्टेप बाय स्टेप जाता हूं और फिर डिकोड करने की कोशिश करता हूं। कि 9 नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या आपको पता है वो 9 नंबर क्या है? नहीं पता है ना, मुझे भी नहीं पता। सो लेट अस से हम छोटे से बड़ा लिखना है। कोई कह रहा है असेंडिंग, तो पहले छोटू नंबर और लास्ट में बड़ा वाला नंबर। सो A1 A2 A3 ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लिख दूं क्या पूरा? A4 A5 A6 ऐसे कितने टर्म्स होने चाहिए? कमेंट करके बताना। A4 A5 A6 A7 A8 A9, और ये जो A9 है वो सबसे बिगेस्ट है। ठीक है, यस, 9 तक होने चाहिए क्योंकि 1 से शुरुआत की थी। ये आ गए हमारे 9 नंबर। हमको नहीं पता ये 9 नंबर कैसे है, बट ये कह रहे हैं द मिडल नंबर इज द एवरेज ऑफ द 9 नंबर्स। हाँ, अब एवरेज का कंसेप्ट तो क्लियर है हमारा। मिडल नंबर कौन है भाई? जब आपके पास 9 है तो ये रावण का कंसेप्ट नहीं है, इसको आता है सेपरेट कैसे किया जाता है। A5 मिडल हुआ ना, आगे 4 पीछे 4, तो बीच का नंबर A5 हुआ। ठीक है, सो A5 इज दी मिडल नंबर। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और अगर A5 हमारा मिडल नंबर है तो हम कह सकते हैं A5 इज बेसिकली एवरेज ऑफ दी 9 नंबर। एवरेज होता है सम बाय टोटल, तो सम कर लो सभी का। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस ऐसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा सेट। तो सर वो तो 9 थे, वो तो 9 थे। अच्छा, इसको है ना मैं थोड़ा सा सिंबलिक फॉर्म में थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूं मालूम है? ऐसे भयंकर भयंकर इक्वेशन ना दिखाई दे तो इसको मैं कह देता हूं एज सिंपल टर्म्स। लेट अस से दिस इज समेशन ए। याद रखना आपसे, समेशन ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस चलता रहेगा अप टिल AN। ओके, अगर ये बात है तो क्या मैं रीअरेंज करके कह सकता हूं समेशन ए इज इक्वल टू 9 इंटू A5? और क्वेश्चन में कुछ यही कहा गया है कि हमको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल दी 9 नंबर्स, यानी मुझे समेशन ए खोजना है, हाँ कि ना? जरा कमेंट करके बताना। समेशन ऑफ ऑल दी 9 नंबर्स, हाँ ये निकालना है सर जी। अब अगर मुझे कोई A5 दे दे तो मेरा काम बन जाए, बट कोई A5 दे ही नहीं रहा है। हाँ, दे तो रहा है ना ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, द एवरेज ऑफ द 5 लार्जर नंबर इज 68। द एवरेज ऑफ द 5 लार्जर नंबर कहा है? 5 लार्जर नंबर कौन आ गया? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इनका अगर आप एवरेज करो तो आपको 68 आता है। तो कर लेते फिर, क्या दिक्कत वाली बात है? किसका एवरेज था जी?
वो सर वो A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9, ये 5 लार्जर नंबर, इनका अगर आप एवरेज कर लो तो डिवाइड बाय 5, तो एवरेज की वैल्यू दे रखी थी 68, ठीक है ना। एवरेज यही होता है, एवरेज इज सम बाय टोटल। तो एवरेज दिया था 68, हमने कर दिया सम ऑफ द एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल काउंट। ओके, क्या यहां से A5 मिला? नहीं मिला सर जी A5, अभी भी A5 अधूरा है। हाँ तो आगे बढ़ो, एंड दैट ऑफ 5 स्मॉलर नंबर इज 44, सो एवरेज ऑफ दिस 5 स्मॉलर नंबर इज 44। अब कौन से है छोटे प्लेयर्स? ये रहे 1 2 3 4 5, 5 स्मॉलर नंबर, इनका एवरेज करेंगे तो आंसर आना चाहिए 44। तो ठीक है जी, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, 5 स्मॉलर नंबर्स, इनका एवरेज करेंगे तो आंसर 44 आना चाहिए। अच्छा, क्या ये दो इक्वेशन की मदद से क्या मैं A5 फाइंड कर पाऊंगा? कोई कमेंट करके बता सकता है, कैन आई फाइंड A5? कैसे फाइंड करोगे सर जी? इन दोनों इक्वेशन की मदद से A5 कैसे फाइंड करोगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर इस वाले इक्वेशन की भी मदद ली जाए तो क्या अब मैं A5 फाइंड कर पाऊंगा? अरे हाँ, कैसे सर? ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर आप दोनों को ऐड कर लेते हो 1 + 2, तो एक गजब चीज हो जाती है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक काम करना, ये 5 को है ना आप राइट हैंड साइड में भेज देना, ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में वो सिर्फ A5 A1 A6 ऐसे नंबर्स बच रहे, और फिर आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। नहीं तो आप कहोगे अरे सर कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा है। तो 5 को राइट हैंड साइड में भेज दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लो। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे, पता चलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9, ये तो हमारा समेशन ऑफ A है। अरे बट ये भी बचा है सर जी, इसको ऐड करना भूल गए क्या? हाँ तो इसको अलग से कर देंगे ना, प्लस A5। अब ठीक है, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? और अगर यहां तक सबको समझ में आ गया, तो 5 इंटू 68 प्लस 5 इंटू 44, और अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं कह सकता हूं कि समेशन ए मुझे पता है, समेशन ए इज 9A5, और अगर समेशन ए 9A5 है, आगे इधर A5 है, तो अगर कोई सिंप्लीफाई करके बता सकता है कि आंसर A5 का कितना आ रहा है? सर आंसर 56 आ रहा है, और अगर A5 का आंसर 56 आ रहा है, तो फिर समेशन ए का आंसर कितना आ रहा है? 56 इंटू 9 504। यस, समेशन ए का आंसर कितना आ रहा है? 9A5 था वो, सो 9 इंटू 56, द आंसर इज 504। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा तो पूछ सकते हो। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम आराम से है किया है मैंने। गुड क्वेश्चन इट वाज। यस, तो बड़े बड़े प्रश्न देख करके घबराना मत। समझ आ गया? चलो सर 6 to 9 तक को पूरा सबमिशन क्यों बोला? सबमिशन अरे कौन सा सबमिशन? असाइनमेंट का सबमिशन है सर। नंबर को x1 + 2, ये किसने कहा कि ये जो नेक्स्ट नंबर है वो +1 में है, प्रीवियस वाले का +1 है? ये किसने कहा आपको? सर अभी अभी कंसेप्ट पढ़ाए ना आपने, ये कि हर एक नंबर को इंक्रीज किया डिक्रीज किया, है ना? तो हमको भी ऐसा लगा उसी पर बेस्ड ये सवाल होगा। अब हम आपका लेक्चर समझ चुके हैं, जो पढ़ाते हो उसी पर पूछते हैं, है ना? वैसा नहीं है, क्वेश्चन जैसा कहा है उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कहा है कि 9 नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इन सच अ वे के दोनों का कॉमन डिफरेंस 1 है ना? ये प्रीवियस और नेक्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस 1 है। किधर दिया है क्या कॉन्जिक्यूटिव? नहीं, तो फिर खुद के मन से क्यों बना रहे हो कॉन्जिक्यूटिव? चलो, अब बात क्लियर हो गई। लेकर चलता हूं आगे टू सम मोर गुड क्वेश्चन। यस, असेंडिंग मतलब छोटू से बड़ा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कोई निपटा सकता है इसको? In a family, the age of father, mother, son, and grandson are A, B, C, and D respectively. Given that A minus B is 3, B plus C is 78, C plus D is 33, and the average age of the family is 34. तो फिर आपको क्या लगता है B minus C कितना होगा?
ऋतु कहती है कि सबमिशन नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन बोल रहे थे। ऋतु जी को सारा पता है सुमित जी क्या बोल रहे थे। पवित्र रिश्ता। तिवारी जी कह रहे हैं 29। तिवारी जी आप गलत कह रहे हो। सुमाय जी हंसने के अलावा आंसर भी बता दो। शिवम को देखो, शिवम कहते सर बहन भाई का, ऐसे आप सर जले पे नमक ना छिड़को, हमारे तो कभी संबंध बनाते नहीं है ना, वो दुष्ट मेरे दोस्त का संबंध बना दिया। तो यहाँ पर 25 इज द रॉन्ग आंसर सुमाया जी। सोनी जी ने कहा है 22, प्रकाश ने कहा है 22, दैट इज द राइट आंसर। विनायक जी 31 कह रहे हैं। विनायक जी कौन से गोले से आप बिलोंग कर रहे हो? द राइट आंसर इज 22। कैसे करना था तो मुझे भी नहीं मालूम कैसे करना था, बट ये क्वेश्चन हमको बता देता है जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो कि ए बी सी डी ये क्या है, ये एजेस है इन सब प्लेयर्स की। ठीक है, अब कह रहे हैं ए माइनस बी करोगे तो 3 आता है, ए माइनस बी किया तो 3 आया। फिर कहते हैं बी प्लस सी करो तो इधर ही कर लेते हैं बी प्लस सी, तो 78 आता है। सी प्लस डी कर लो तो यहाँ पर 33 आता है। ओके, अब ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 34। इधर हमारा कंसेप्ट आता है, एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 34। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम बाय टोटल। सम यानी ये सारे प्लेयर्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी के एज ऐड करो, डिवाइड बाय कितने प्लेयर्स थे? 4 ये मेंबर्स है फैमिली में, सो डिवाइड बाय 4। तो सर यहां से पता चल रहा है दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आंसर कितना आ रहा है? 4 इंटू 34, द आंसर इज 136। सबको यहां तक आ गया? सर यहां तक तो आ गए थे, बट इसके बाद ही तो समस्या थी कि हमें b माइनस सी निकालना है, और हम मनी मन सोच रहे थे कितने अननोन है? 4 अननोन है, ए बी सी डी। तो क्या 4 इक्वेशन दिया है? 1 2 3 4, हाँ 4 इक्वेशन दिया है। तो सर मैट्रिक्स बनाएंगे 4x4 है ना, और फिर सर वो आंसर निकालेंगे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। कुछ बच्चे वैसे जा रहे थे, कितने थे वो बच्चे? वो मैट्रिक्स बना रहे थे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। पढ़ा है मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 लीनियर अलजेब्रा, वो सर लास्ट टॉपिक आपका है ना। आपने वो मैट्रिक्स बनाए थे ax इज इक्वल टू बी, फिर बाद में इशिलॉन फॉर्म में रेड्यूस किया और फिर बाद में आंसर बता दिए। पर सर उसमें मजा नहीं आता है, इधर b माइनस सी पूछ रहे, इंडिविजुअल एज तो पूछ नहीं रहे हैं, b का एज क्या है, c का क्या है, ऐसे तो नहीं पूछ रहे, ये b माइनस सी पूछ रहे। और कोई तरकीब तो कुछ बच्चों ने लगाई होगी, कुछ ना कुछ अगड़म तगड़म तरकीब। जरा आप बताना आपने कैसे किया? तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व किया, ये पहले दोनों को ऐड किया तो ए और सी के बीच में इक्वेशन मिला है ना, फिर उसको ऐड किया, ये ए प्लस 2c प्लस डी का इक्वेशन मिला, फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया तो सर वो बी माइनस सी का मिला। कितनों ने ऐसा किया? क्या मेरी स्टोरी समझ में आई या ऊपर से चली गई? पहले दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो फिर ए सी का इक्वेशन मिला, फिर बाद में थर्ड वाले से ऐड किया तो a प्लस 2c प्लस डी का इक्वेशन मिला, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो b और c के बीच की कहानी मिली, और वही तो मांग रहे थे। मैंने कहा इतना क्यों कर रहे हो, इतना काहे को कर रहे हो? अगर मैंने आपसे ये कहा टेक दिस इक्वेशन एंड प्लेस हियर, एंड नाउ टेक ऑल दिस इक्वेशन एंड प्लेस हियर, अब जस्ट डू दी सब्ट्रैक्शन। क्या सर जी, क्या क्या बोले आप? हाँ मैंने कहा ये ग्रीन को आप पिंक से सब्ट्रैक्ट कर दो। जब ग्रीन को पिंक से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस ए घर चले जाएंगे, और फिर सर ये b और ये पॉजिटिव b होगा तो ये 2 टाइम्स b हो जाएगा। हाँ ये b और ये पॉजिटिव b 2 टाइम्स b हो जाएगा। अच्छा फिर ये c और ये माइनस सी घर चले जाएंगे, c और ये माइनस सी घर चलेंगे, बट ये माइनस बी तो अभी भी बचा है। हाँ माइनस बी बचा है। फिर उसके बाद आप कहोगे सर d और ये माइनस डी घर चले गए, बट सर ये माइनस सी अभी भी बचा हुआ है। हाँ माइनस सी अभी भी बचा हुआ है। और फिर राइट हैंड साइड में भी आप कहोगे सब्ट्रैक्ट करना है, 136 माइनस 3 माइनस 78 माइनस 33। तो सर यहाँ पर 2b माइनस बी इज b, सो b माइनस सी कितना आया? 22। डन एंड डस्टेड। मजा आया तो बोलो यस। आधे स्टूडेंट कह रहे ये क्या हो गया आंखों के सामने, हम तो 1 प्लस 2 फिर प्लस 3 फिर कुछ तो उल्टे सीधे ऐसे रोलिंग रोलिंग कर रहे थे, और आप हो कि क्या कर दिए सर 1 सेकेंड में? मैंने मैजिक कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे वाला मैजिक कर दिया हमने, ऐसे कंसेप्ट को छिड़का हमने और आपको मजा आ गया। ठीक है,
और किसी को कुछ? प्रीवियस स्लाइड, हाँ देख लो प्रीवियस स्लाइड। इधर उधर घूम रहे थे, हाँ घूमो, नवरात्रि है, घूमो तुम भी। धोखा दिया क्वेश्चन ने। कुशल मंगल सब, इनका कोई कुशल मंगल नहीं है। कुशल का कुशल कह रहे हैं वंस मोर, अरिजीत सिंह बने या तेरा सुरूर। अरे क्या नहीं समझ में आया? सिंपल तो था ना, ग्रीनिश को पिंकिश से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट तो आप भी कर सकते हो, a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ऑफ माइनस बी, b प्लस बी टू भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप आगे बढ़िए कैलकुलेशन, सिंपल तो था। चल, तो मैं वही कह रहा हूँ, एप्टीट्यूड के सवाल सिंपल होते हैं, बट वो सॉल्व करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। और आज के क्लास का यही मकसद है कि आपको तरीकों के बारे में बताओ, लॉजिक्स के बारे में बताओ। आपका भी लॉजिक पहले दिया, वो मैथमेटिक्स वाला लॉजिक भी दिया, मेरा वाला भी लॉजिक दिया। तो जितना ज्यादा मुझसे पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियरेंस होगा और थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा। थॉट प्रोसेस इंप्रूव करना, यही मेरा मकसद है आज के क्लास का। नहीं तो बेसिक कंसेप्ट तो सभी जानते हैं, एप्टीट्यूड कुछ नया नहीं है, आपने पहले ही पढ़ रखा है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल। सर मैंने भी ऐसे ही किया था, मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या? अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये क्या है, आदत नहीं है ना मल्टीप्लाई करने की। वो कैशो का कैलकुलेटर, बार बार उसी को टक 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 टक। अब आप कहते हो कैशो को, कैलकुलेटर को घर पे भेजो, ऑनलाइन कैलकुलेटर, और दिमाग से कैलकुलेशन करो, तो सर वहां पर गलती हो जाती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। ये देखो शिवम जी, हमारे साथ ही फ्लर्ट कर रहे हो लाइव क्लास में, आंसर दो, मेरे स्माइल के पीछे पड़े हैं ये। आनंद कहते हैं 38, ये 39, चल क्या रहा है? 377, पास्ते जी चल क्या रहा है ये तो? 377, प्रिंसिपल की एज 377, के प्रिंसिपल 3 जन्म जी रहा है क्या? अरे नहीं, प्रिंसिपल 1 जन्म ही ठीक है, वो अत्याचार वो 1 जन्म कर ले, वो बहुत हो गया। 377 कहा, कहा तुम लेकर जा रहे हो उनको। 57, 39, अलग अलग आंसर कह रहे हो। 81, आपके कॉलेज के प्रोफेसर की एज नहीं मांगी है ना? 81 कह रहे हो। द राइट आंसर इज 39। यस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग 39, वेरी गुड। अच्छा, गड़बड़ कहां पर हो गई इस प्रश्न में? प्रश्न तो काफी सिंपल था, फिर कहां पर गड़बड़ कर दी? अरे वो सर, वो हम समझ नहीं पाए, वो ये क्या इंक्रीज डिक्रीज चल रहा था। अभी जो स्टार्ट में कंसेप्ट दिया था, आपको मालूम है 30 मिनट हो गया लेक्चर को, 30 मिनट पहले रिवाइंड करो कि अगर, हाँ मैंने कंसेप्ट दिया था ना, हर एक इंक्रीज हो रहा है, उसी कंसेप्ट का यूज करना था ना। देखो, डिक्रीज बाय 1 ईयर, यस और नो? अरे सुमा जी कमेंट करके बताना, जो 30 मिनट आपको पहले कंसेप्ट दिया था उसी का इस्तेमाल करना ना। यस क्या नहीं? नहीं क्या इधर बताया क्या? 24 स्टूडेंट जितने भी है, हर एक का एज हमने डिक्रीज किया है 1 से। जब नहीं तो यस क्यों कह रहे हो? हम तो चेक कर रहे थे, आप सो तो नहीं रहे हो हमारे क्लास में। आपको क्या? हमको पता है फंसाना होना, तो समाज का ध्यान इधर उधर रहता है, पकड़ करके लाना पड़ता है इनको। इनका मन नहीं है, इनका मन का भूत है जो भटकते रहता है इधर उधर। थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो गया तो फिर कंसेप्ट कहते हो, सर समझ नहीं आया, सर रिपीट कर सकते हो, सर फॉर्मूला क्या था, सर प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, सर एक बार वो बता देना ना वापस से, सर एक बार कैलकुलेशन नरेट कर देना ना। हाँ, तो इसलिए पहले से मैंने आपको वार्न कर दिया कि आपका ध्यान इधर रहे, तो हम ही से आप ऊपर नीचे कराओगे। चलो, the average age of 24 students and the principal is 15। तो एवरेज का फॉर्मूला हमको पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय टोटल। तो इस हिसाब से एवरेज उन्होंने 15 कहा है, कितने हैं? 24 स्टूडेंट है और प्रिंसिपल है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स प्लस एज ऑफ प्रिंसिपल, इन सभी को ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स थे यार? 24 बच्चे, और प्रिंसिपल को ऐड कर ले तो टोटल 25 प्लेयर हो जाते, तो टोटल हमारा 25। यहां तक क्लियर हो गया? इधर तक कोई परेशानी नहीं है? परेशानी ऊपर बैठी है सर, सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट पता नहीं, प्रिंसिपल का एज पता नहीं, तो अब करेंगे क्या? अब पूछ भी तो वही रहे ना, व्हाट इज द एज ऑफ प्रिंसिपल, पूछ रहे हैं, तो अब क्या करें आगे? आगे एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, when the principal's age is excluded the average age decreases by 1 year। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि प्रिंसिपल को हटा दो, प्रिंसिपल को हटा दो तो एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 ईयर। सो 15 से वो एज डिक्रीज हो जाएगी, अब 14 बन जाएगी, 1 साल कम हो गई।
अरे कोई कह रहा है 24 हो जाएगी, अरे 24 कैसे हो जाएगी, 14 हो जाएगी ना। द एज एवरेज एज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर, सो 15 माइनस 1 14 होता है। हाँ, अब यहां पर सर एवरेज इज सम बाय टोटल, तो टोटल अब हमारे पास कितने हैं सर, प्रिंसिपल को हटा दिए, प्रिंसिपल को हटा दिए तो अब सिर्फ 24 बच्चे बच गए हैं, है ना, 24 बच्चे बच गए हैं। ओके, तो उन 24 बच्चों की एज का समेशन ऊपर लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरी कहानी समझ में आ गई। क्यों क्यों सर, पूरी कहानी कैसे समझ में आ गई? रीअरेंज करोगे तो आप कहोगे सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 14 इंटू 24, और 14 इंटू 24 कितना होता है जी? 336, 336 होता है। अगर ये 336 होता है, अगर ये 336 होता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि 15 इज इक्वल टू 336 प्लस एज ऑफ प्रिंसिपल डिवाइड बाय 25, तो एज ऑफ प्रिंसिपल निकाल सकता हो? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल। यस, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? अगर कोई समस्या कोई दुविधा नहीं है तो हमारा सोल्यूशन आ चुका है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर 15 इंटू 25 इज इक्वल टू 336 प्लस एज ऑफ प्रिंसिपल। गलती भी करते हो और फालतू भी बोलते हो प्रकाश। अरे यार, ये कौन से लोग हैं, है ना, ये कौन से लोग हैं जो किसी को पकड़ करके रिप्लाई कर रहे हैं? मैंने क्या कहा अभी अभी, है ना, कुछ लोग गंद मचाने आएंगे, उन पर फोकस नहीं करना है, तुमको आगे बढ़ना है जीवन में। अगर तुम रुक गए, जनता चाहती तो है कि तुम रुक जाओ, आपको ऐसा नहीं लगता? पूरी दुनिया यही तो चाहती है कि आप रुक जाओ, इसलिए तो सोशल मीडिया बनाया गया है डिस्ट्रैक्शन के लिए। इंस्टाग्राम के वो आप देखते हो ना, वल्गर पिक्स वो डालते हैं, क्यों? क्योंकि वो रोकना चाहते हैं आपको सक्सेसफुल होने के लिए, बस यही बात है। अरे तो आप टेंशन मत लो, इनको जो बोलना है बोलने दो, उनको जो करना है करने दो, ठीक है? आप क्यों घबराते हो? हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसको एनर्जी है लगाओ, हमारे पास फ्री समय नहीं है, उनके पास है तो लगाने दो। आप सभी लोग लेक्चर पर फोकस करो, ठीक है? हमारे पास थोड़ी ना फ्री का समय है, उनके पास है, करने दो, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर एज ऑफ प्रिंसिपल कितना आया? एज ऑफ प्रिंसिपल सर ये 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 हमारे पास 375 माइनस 336। क्या सभी का आंसर 39 आया? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। और यही तो कंसेप्ट मैंने प्रीवियस इसमें पढ़ाया था। अरे कहां पर पढ़ाया था? जब मैंने आपको कहा था फॉर्मूला को अलग अलग ढंग से हम देखा करते हैं, जब है ना हमको सम पता ना हो बट अगर एवरेज पता हो। जब सम पता ना हो, एवरेज पता हो, तो हम कह सकते हैं ना सम इज एन इंटू एवरेज। अरे अभी अभी तो दिया था, लिख देता हूं यहां पर, आप भूल सा जाते हो तो इधर लिख देता हूं कि कैसे आपको देखना चाहिए। क्या कहा मैंने? मैंने कहा आपसे कि इसी फॉर्मूला को आप अलग ढंग से देख सकते हो। जैसे अगर आपको किसी ने एवरेज दिया है, आपको टोटल दिया है, बट सम नहीं दिया, आपको सम फाइंड करना है। जब ऐसे करना होता है तो हम सीधा कहते हैं ऊपर वाला इक्वेशन जब रीअरेंज करेंगे तो हम कह सकते हैं सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हो एवरेज इंटू एन। अब ठीक है, अब ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था हमने इधर। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स हमें पता नहीं था ना, हमको गिवन डाटा से पता चल रहा था कि कितने बच्चों की एज है। तो हमने क्या किया, वो सेकंड स्टेटमेंट को डिकोड करते हुए हमने कहा सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स 14 ईयर्स कह रहे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स मिल गया। उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तब जाकर के एज ऑफ प्रिंसिपल निकल करके आई। अब समझ में आया, अब फील आया। और अगर अब समझ में आया, अब फील आया, तो आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यार, टेंशन की क्या बात, करो आराम से सॉल्व। समझना इंपॉर्टेंट है।
अब जो कंसेप्ट दिया है, सम नहीं मालूम तो एवरेज इनटू टोटल करना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। करो सॉल्व। घबराओ मत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देख करके, एक एक स्टेटमेंट को डिकोड करो, लाइनें लिखो। पहला स्टेटमेंट ये कहता है मैथमेटिक फॉर्म में, दूसरा स्टेटमेंट मैथमेटिकली ये कहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर क्या फाइंड करना है उसको हम कैसे बैक ट्रैक करके खोजेंगे, कैसे फाइंड कर सकते हैं, आंसर निकल करके आ जाएगा। हाँ मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट, तुम सॉल्व करो। कोई कह रहा है 48 केजी, कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं 48 केजी? कोई 79 केजी कह रहा है। अब क्या करना है? 48, 79, 36। अयन जी आप कौन सा गणित लगा रहे हो? सब क्वेश्चन आप गलत बना रहे हो। 36 इज द रॉन्ग आंसर। इतना समय? द एवरेज वेट ऑफ 3 men ABC इज 84 kg। तो इधर से क्या पता चला? इधर से पता चला कि सर जी एवरेज दिया है और कितने आदमी है वो दिया है, तो क्या हम सम निकाल सकते हैं कि सम ऑफ एज ऑफ A प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच? एवरेज इनटू टोटल। एवरेज 84, टोटल हमारे 3 आदमी। हाँ सर 84 इंटू 3, अभी अभी तो सीखा है। हाँ 79 इज द राइट आंसर। बहुत स्टूडेंट्स को 79 मिला, वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर। तो अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? अनदर मैन डी जॉइंस द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 80 kg। पहले कौन कौन से प्लेयर थे? ए बी सी, अब इनके साथ डी भी जुड़ गया और एवरेज हमारा 80 kg हो गया। अब अगर ऐसी बात हो गई तो क्या मैं कह सकता हूं अब दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी के एज ऐड करो तो एवरेज हमारा कितना है उस ग्रुप का? 80 kg है। और कितने प्लेयर्स है? अभी अभी 4 प्लेयर है, सो टोटल में 4। क्या यहां तक भी आपने किया था स्टेप नंबर 2? अब अगर यहां तक भी किया था तो अब आगे बढ़ना है। इफ अनदर मैन ई whose weight is 3 kg more than that of D replaces A, then the average weight of B, C, D, E becomes 78 kg। ये थोड़ा सा खतरनाक था। ये स्टेटमेंट क्या पूछ लिया सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये स्टेटमेंट क्या पूछ लिया? यहां पर कितनों को दिक्कत आई? अगर आपको दिक्कत आई यहां पर तो आपको करना क्या मालूम है? क्योंकि यहां पर इन्वॉल्वमेंट है डी का, तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर मैं डी फाइंड कर लूं तो फिर मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की मदद से मैं डी फाइंड कर सकता हूं। अगर स्टेटमेंट 2 माइनस स्टेटमेंट 1 कर दू ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो मैं डी को फाइंड कर सकता हूं। डी का आंसर कितना आ रहा है? 80 इंटू 4 माइनस 84 इंटू 3। यस दी आंसर इज 68। सभी को आया 68 kg। और अगर डी का आंसर 68 kg आया तो ध्यान से सुनना आप। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं दैट इफ अनदर मैन ई whose weight is 3 kg more than that of D, तो इधर से क्या पता चला? इधर से पता चला कि E का जो वेट है दैट इज इक्वल टू D प्लस 3, क्योंकि 3 kg ज्यादा है ना कंपेयर टू D। सो E इज D प्लस 3, सो 68 प्लस 3 उसका वजन आ गया 71 kg। अब आगे कहानी, रिप्लेसेस A देन द एवरेज। ओके, ये जो E है वो रिप्लेस कर रहा है ए को, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम 78। तो बात तो क्लियर हो गई। अब हमारे पास कौन सा ग्रुप है? वो कह रहे हैं अब आपके पास बी सी डी ई का ग्रुप है जिसका एवरेज वजन कितना है? उसका एवरेज वजन है 78। तो क्या आप इसको मैथ्स के फॉर्म में उतार सकते हो कि सर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू सम ऑफ द वेट्स ऑफ बी सी डी ई वुड बी इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल प्लेयर्स। टोटल प्लेयर 4 है, सो 78 इंटू 4 कितना होता है जी? 78 इंटू 4 सर जी ये 312 होता है। अब आगे क्या? यहां तक तो मुझे क्लियर हो गया, सारे स्टेटमेंट्स को मैंने डिकोड कर लिया। अब पूछ रहे हैं दी वेट ऑफ ए इज, ए का वजन पूछ रहे हैं।
अब ए को कैसे निकाले? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सर ई का वजन पता है, ई का वजन है 71। अगर ई का वजन है 71 तो कोई मुझे बता सकता है कि बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा फिर? सर बी प्लस सी प्लस डी आपका हो जाएगा 312 माइनस 71, यानी कितना? माइनस 71, 241। क्या सभी का यहां तक क्लियर हो गया? 241। और अगर यहां तक क्लियर हो गया तो फिर पता चल जाएगा सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा 18/4 था। तो अगर इसको इससे माइनस कर दे, किसको किससे? इसको इससे माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या आंसर निकल आ जाएगा? हाँ सर, a बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, b माइनस बी कैंसिल, c माइनस सी कैंसिल, d माइनस डी कैंसिल, और फिर ये बन जाएगा 80 इंटू 4 माइनस 241। सो आंसर कितना आ रहा है? 79। क्या सभी को आया समझ में? कैसा लगा? सम इज एवरेज इनटू टोटल, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया मैंने। कोई कह रहा है इतना इजी, मैंने अभी अभी कहा है स्टेप बाय स्टेप डिकोड करो, मैंने आपके सामने ही किया है। हाँ स्लो, मैं भी तो स्लो ही सॉल्व कर रहा हूं ना, बट स्टेप बाय स्टेप 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अभी पहली बार सीख रहे हो तो शायद आपको 3 मिनट लग जाए, 3 मिनट, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप टेस्ट दोगे तो 2 मिनट में बन जाना चाहिए। इतना कोई कठिन सवाल नहीं था, इतना कोई कठिन सवाल नहीं था कि 2 मिनट से ज्यादा आपको लग जाए। क्या नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी कहानी को देखोगे कि क्या क्या दिया है हमको एवरेज दिया है और हमको टोटल प्लेयर्स दिए हैं, हाँ तो सम ऑफ वेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अनदर डी मैन जॉइंस दी ग्रुप, एवरेज नाउ बिकम्स 80 kg, ठीक है। तो अब 4 प्लेयर्स है, उनका एवरेज दिया है, तो सम का फॉर्मूला पता है, एवरेज इनटू टोटल। इधर से 2 स्टेटमेंट रेडी, 2 स्टेटमेंट देख करके डी की एज रेडी। अब डी की एज रेडी, अब वो कह रहे हैं इफ अनदर मैन ई whose weight is 3 kg more than that of D, रुक जाओ, E का वजन D से 3 kg ज्यादा है, तो E का वेट भी निकल आ गया। उसके बाद अगर रिप्लेस करता है A को वो, तो फिर द एवरेज वेट ऑफ द न्यू सेट बिकम्स 78, तो न्यू सेट का अब एवरेज 78 kg बन जाता है। तो उस हिसाब से फॉर्मूला अगेन यूज किया, और E का वजन पता था तो B प्लस सी प्लस डी पता चल गया, और A प्लस बी प्लस सी प्लस डी पता ही था। तो दोनों को देख करके मन कहता है ए निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो जस्ट सबट्रैक्ट करके आंसर बता दो। हाँ अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, कोई कुछ यूज करेगा, कोई कुछ, अलग अलग तरीके हैं। जैसे शशांक कुछ कहना चाहते हैं, अलग अलग तरीके हैं, जिसको आप जैसे सबट्रैक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो आप बढ़ सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बिकॉज दोज आर दी वैलिड मेथड्स, ठीक है। गॉट इट? सर टाइम लगता है स्टेप बाय स्टेप में, इतने सब आंसर्स देते हैं, इतने सब आंसर देते हैं, मैं समझा नहीं कहना क्या चाहते हो। हाँ तो टाइम तो लगेगा ना, अगर ये 30 सेकंड्स में सवाल बन जाते तो फिर गेट में 65 क्वेश्चन और इतने 3 घंटा क्यों दिया जाता फिर? बाकी इसमें क्या भजन कीर्तन करते, हरे कृष्ण, हाँ तो नहीं करते ना ये सब। तो बाकी क्या नहीं सर, हमको ताड़ना तो भी है कि हमारे रूम में कौन कौन बैठा है, हम तो सब लड़कों को देखते हैं ना। शिवम कहेंगे हम तो ना देवियों को नहीं देखते हैं, हम लड़कों, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है टीसीएस का, है ना, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्फोसिस का, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस में आपके एग्जाम्स होते हैं, तो आप देखते इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हो शिवम जी। हाँ क्या कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, है ना। इधर उधर देखते हो कौन, अरे ये तो मेरे स्कूल का दोस्त है, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो मेरे कोचिंग में आता था। फिर बाद में जान पहचान खोजते हो, फिर कहते हो ये आंसर बता देना, कुछ चिल्ला चिल्ला करके बता देना, है ना। ऐसे सब करते हो, और उधर करते हैं लोग, मजाक नहीं कर रहा, उधर करते हैं सब लोग, क्या बताया अब। तो 3 घंटे में पता चल जाता है कि हमारी हवा फुस हो चुकी है, 1 घंटा बस हम पेपर लिख सकते हैं, इसके बाद तो यार भगवान ही बचा है, क्योंकि 1 घंटे में जितना हो पा रहा है उतना हो पा रहा है। उसके बाद तो पढ़ा नहीं सिलेबस, ठीक है, क्योंकि 3rd ईयर है हमारे, टीचर ने कहा था एक्सपीरियंस लेने के लिए जाना है तुमको, हम आ गए मुंह उठा करके। तो यही कुछ बात है सर, जो 30 सेकंड्स के अंदर दे देते हैं वो चीटिंग करते हैं? नहीं, उनका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, बाकी कुछ नहीं, या उन्होंने कहीं पहले कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चंस है ना, और वो शायद मेरे पास के स्टूडेंट भी रहे होंगे। तो ये सारे अलग अलग, उनके पास ऑलरेडी नोट्स वोट्स भी रहेंगे, तो ये कुछ बात है नहीं। बट तो भी हमको जानना है सर वो क्यों कर रहा है। अरे तुम अपना देखो ना, तुम्हारे थाली में पिज्जा बर्गर है, नहीं उसके थाली में मंचूरियन क्यों है? हमको तो मंचूरियन पसंद है ना। पिज्जा बर्गर तो ठीक है हमारे थाली में है ही, है ना, इसको कौन देखे, उसका मंचूरियन टेस्टी लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है सर जी, है ना, चटनी भी मिली है उसको,
मेयोनीज की, है ना, उसके साथ डुबा डुबा करके खा रहे हैं बड़े चाव से, है ना। तुम्हारा तो पिज्जा बर्गर को तुमको नहीं देखना है ना, दूसरे का देखना है, बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। इससे जब ऊपर आओगे तब कुछ बात बनेगी, बट इससे ऊपर आ कहा रही है हमारी जनता, तो हमको ही ऊपर जाना पड़ेगा। और अब अगला प्रश्न आपको देना पड़ेगा। The average weight of 24 students of section A of class is 58 kg, whereas the average weight of 26 students of section B of the same class is 60.5 kg. Find the average weight of all the 50 students of the class. कितना सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है, वाह। विनायक जी के होश उड़ गए हैं। कोई कह रहा है 59.3, कैसन तुमको मालूम? आनंद कुमार, फिर कहेंगे तुम वही तो नहीं सुपर 30 वाले आनंद कुमार। सोनी जी ने भी कहा है 59.3 सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है वेटेड एवरेज वाला, है ना। ये जितने फटाफट आंसर कर रहे हैं ना, ये वेटेड एवरेज वाले प्लेयर है। so, बाकी कुछ नहीं, विनायक जी तो आराम आराम से, अरे सर हम तो हल चला रहे हैं, एक एक स्टेप से जा रहे हैं, जैसे आपने कहा था कि यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ ऑल दी 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। एवरेज वेट मांग रहे हैं, तो अगर एवरेज वेट मांग रहे हैं तो वो तो होता है सम बाय टोटल। तो सम किसका करना है? सम ऑफ वेट। तो W मेरा वेट है, याद रखना, यहां पर मैं सिंबल लिख देता हूं, W रिप्रेजेंट्स माई वेट, not my weight, my symbolic form of weight. So summation of weight of 50 students डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो है 50। सर सम ऑफ वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स कैसे निकाले? क्या क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स? नहीं दिया है, नहीं दिया है, बट अलग अलग हिस्सों में दिया है कि पहले 24 स्टूडेंट का एवरेज वजन है 58, बाद में कहा है कि 26 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 60.5। क्या आपने नोट किया? उन्होंने सम नहीं दिया है बट एवरेज एंड टोटल दिया है। क्या आपने नोट किया? तो क्या आपने नोट किया? और अगर आपने नोट किया तो आपको पता चला होगा कि इस स्टेटमेंट से मैं कह सकता हूं कि एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास इज 58। तो मैं ऐसा लिखूंगा दैट एवरेज वेट ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स of section A divided by total number of students in section A, that was 24। तो average weight of section A कितना दिया है? 58 kg दिया है। एंड सर ये सम ऑफ वेट ऑफ 24 स्टूडेंट ऑफ A ये हमको नहीं मालूम, हमारा कंटेस्ट का भिन्नस है ना। अब आपको मालूम है सम ऑफ वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ A कितना है? कमेंट करके बताना। 58 इंटू 24। इतना सिंपल था सर जी। अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल। कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जस्ट 58 इंटू 24 इसको इधर लिख देंगे, 58 इंटू 24, दैट्स ऑल। तो मेरे को मिल गया सर कि वो पहले 24 बच्चों का वो सम ऑफ वेट कितना था? इतना था सर पहले 24 बच्चों का, है ना। और बाद में वो 26 बच्चों का वेट कितना था? क्योंकि मुझे तो इधर फिट करना है ना सम ऑफ वेट ऑफ ऑल दी 50 स्टूडेंट्स, पहले 24 बाद में 26, सबका ऐड करके कितना कितना वेट निकल करके आ रहा है ससुरी, सब चाहिए था। तो अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लास इज 60.5। तो अगर आप ध्यान से नोट करो, अगर आप ध्यान से नोट करो तो यहां पर हमको कहना है, जैसे इधर कहा था ना आपने, इधर बस वही है, कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है। अरे तुम पेस्ट नहीं, तुमको अभी कट होना है, तुम कट हो जाना, फिर तुम इधर पेस्ट हो जाना। और देखो ध्यान से कैसन हम यहाँ पर स्टेप नंबर 3 मजे तरीके से लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। एवरेज वेट ऑफ सेक्शन बी, तो सम ऑफ वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी डिवाइड बाय 26, बस इतना ही तो करना था ना। अरे हाँ कि ना, एवरेज वेट ऑफ सेक्शन बी इज sum of weight of 26 students of section B divided by total number of students in section B which is 26। ओके, तो अब यहां पर दिया है उन्होंने कि एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी वाज 60.5 kg। ठीक है यार, 60.5 kg है,
60.5 kg। हाँ, तो फिर सम ऑफ वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी कितना होगा? 26 इंटू दिस थिंग, 26 इंटू 60.5 कितना आ रहा है? 26 इंटू 16.5, जितना भी आने दो, हमको क्या, हम तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करके बता देंगे जी। ये इतना आ रहा है सर। दो चीजें पता चली, ये देखो हमने सम ऑफ वेट फाइंड कर दिया पहले 24 बच्चों का, फिर बाद में हमने सम ऑफ वेट फाइंड कर दिया वो 26 बच्चों का। अब ये अगर दोनों बच्चों का ये देखे तो कितना हो गया? ये टोटल ए और बी सेक्शन को ऐड करते कितने बच्चे हो गए? 50 बच्चे हो गए सर जी। 50 बच्चों का टोटल वेट कितना है सर? इन दोनों को ऐड कर दो, ये 50 बच्चों का टोटल वेट है। और अगर ये टोटल वेट है तो यही तो चाहते थे ना, सम ऑफ वेट ऑफ 50 बच्चे। अगर वो निकाल लो तो ये आपका एवरेज निकल आ जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। दिस वाज नथिंग बट सम ऑफ वेट ऑफ 24 students of section A plus sum of weight of 26 students of section B divide by 50 बच्चे। तो यहां पर हमको पता है कि अगर हम सम ऑफ वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए देखें तो वो 58 इंटू 24 है, प्लस नेक्स्ट हमारे पास था 60.5 इंटू 26 डिवाइड बाई 50। तो आंसर कितना निकल करके आ रहा है सर? आंसर हमारा बन रहा है 59.3। क्या सभी का आया 59.3 kg? दैट इज द आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व नहीं करना था? क्योंकि ऐसे कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, बट विनायक जी को मजा नहीं आता ऐसे मेथडों में। विनायक जी कहते हैं बड़ा लंबा मेथड था, बड़ा लंबा मेथड था। कंसेप्ट समझ में आया कि एवरेज होता है सम बाय टोटल। वो सम निकालने के लिए इतनी मेहनत की कि दो स्टेटमेंट दे रखा है, ए सेक्शन बी सेक्शन। ए सेक्शन का एवरेज और काउंट दे रखा है, बी सेक्शन का एवरेज और काउंट दे रखा है। कोई कह रहा है सर आप इतना कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते? मेरे को मजा आता है कि आप डिटेल में पहले समझो कि कैसे हमने एवरेज निकाला, और फिर मेरे ट्रिक को समझो कि कैसे मैं ट्रिक के माध्यम से फटाफट आंसर कहता हूं। ठीक है, तो पहले खून पसीने वाला आपके पिताश्री कहते हैं ना, तुमको 10 रुपए की भी कदर नहीं है ना। हम तो चल करके जाते थे स्टेशन से घर, है ना, और घर से कॉलेज चल करके जाते थे। पद यात्रा होती थी हमारी, 1-1 रुपया 10-10 रुपया बचा करके। तुम जैसे ने ऐसे टिप दे दिए 10 रुपए, है ना, ऐसे फिजूल खर्चा कर दिया, है ना, इधर से देख लिया वेब सीरीज, उधर से उठा लिया, है ना, तुमको कदर ही नहीं है 100 रुपए की। तो ये जो है ना, तो पहले तुमको कदर में देता हूं। देखो भाई देखो, खून पसीने का आंसर देखो कितना मेरे को लिखना पड़ता है। ये देखा आपने खून पसीने का आंसर। अब मैं आपको बताता हूं कि मेथड 2 से कैसे सॉल्व करना है। बट मेथड 2 समझने से पहले ना आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन टफ हुआ क्यों। मेथड 2 तो मैं आपको समझा दूंगा, बट कोई मुझे बता सकता है ये क्वेश्चन टफ हुआ क्यों? एनीवन? सर एक्चुअली है ना, यहां पर सम ऑफ वेट ऑफ 50 बच्चे कहे, और वो 50 बच्चे दो क्वांटिटीज में बांट दिए, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो उधर से खोज करके आने पड़े हमको कि सेक्शन ए से खोज करके हम सम ऑफ वेट्स लेकर आए, फिर सेक्शन बी से खोज करके हम सम ऑफ वेट्स लेकर आए, फिर दोनों को ऐड कर दे, तब जा करके ये बनेगा, है ना, तब जा करके ये बनेगा। ओ, तो मैंने कहा यहाँ पर 2 क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी, 2 एंटिटीज इन्वॉल्व थी, इसलिए ऐसा हुआ आपके साथ। हाँ सर, इसलिए ऐसा हुआ। ओ, तो अगर ये बात है तो मैं लिख देता हूं, अगर जब भी आपके पास इफ 2 और मोर क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व, तो फिलहाल मैं 2 की बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल 2 का है। सो इफ 2 क्वांटिटीज आर देयर, इफ 2 क्वांटिटीज आर देयर, तो हमको कहना पड़ेगा कि एवरेज हमको पता है इट इज सम बाय टोटल। बट अब ये हमारा जो सम है और अब ये जो टोटल है वो बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सम ऑफ सेकेंड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल प्लेयर्स इन बोथ दी क्वांटिटी, है ना। पहले क्वांटिटी का लेट अस से N1 था प्लेयर, दूसरे क्वांटिटी का N2 प्लेयर था, सभी को ऐड करो। क्या यहां तक समझ में आया? ये स्विच बड़ा इंपॉर्टेंट है इधर से इधर को, बिकॉज वी हैड 2 क्वांटिटीज इन्वॉल्व। क्या ये स्विच सबको समझ में आया? जैसे अभी के एग्जांपल में वो सेक्शन ए के बच्चों के वेट कितने हैं, सेक्शन बी के बच्चों के वेट कितने हैं, सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, क्या रिलेट कर पा रहे हो?
कोई कह रहा है 2 से ज्यादा होता तो फिर ऊपर एक और आ जाता, समेशन ऑफ थर्ड क्वांटिटी, और यहाँ पर नीचे एक और प्लस n3, बस दैट्स ऑल। अगर और बढ़ जाता तो खैर। तो यहाँ पर अब हम आपको और नरेट करना चाहते हैं कि अब क्या यहाँ पर सम ऑफ द वेट्स ऑफ सेक्शन ए दिया था? नहीं दिया था, बट उसके बदले क्या दिया था? एवरेज एंड टोटल प्लेयर। तो क्या मैं कह सकता हूं सम का तो फॉर्मूला ही है एवरेज इंटू टोटल प्लेयर वाला? अरे हाँ सर जी, सम तो यही तो कहता है दैट एवरेज ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी इनटू टोटल प्लेयर्स इन द फर्स्ट क्वांटिटी, ये हो गया आपका सम ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सम ऑफ द सेकंड क्वांटिटी इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द सेकंड क्वांटिटी डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे कोई एवरेज मांगे और आपको 2 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है उसमें, ऐसा प्रतीत हो, तो इस फॉर्मूला से चले जाना जिसका नाम है वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, जिससे आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने रट्टा तो मारा था वेटेड एवरेज करके W1 C1 प्लस W2 C2 अपॉन W1 प्लस W2 ऐसा कुछ, उन्होंने पढ़ा नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है ना, पढ़ा नहीं था कि ये आया किधर से, बस रट्टा मारा था बट समझे नहीं थे। क्या अब समझ में आया ये कब और कैसे इस्तेमाल करना है? और अगर समझ में आया तो फिर ये क्वेश्चन को आप कुछ चुटकियों में बना सकते हो। ये क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में बनाए? देखो मेरा कट पेस्ट का बिन्नस है, कट पेस्ट का बिन्नस है, मैं वापस से लिखता हूं और फिर मैं इस फॉर्मूला को उठाता हूं, इधर से उठाया इधर को रख दिया, क्योंकि मुझे पता है सेक्शन ए सेक्शन बी इन्वॉल्व है और आप टोटल स्टोरी का एवरेज मांग रहे हो, 50 बच्चों का एवरेज मांग रहे हो, तो ये टोटल स्टोरी का आप एवरेज मांग रहे हो। सो टोटल स्टोरी का एवरेज इज एवरेज वेट। अच्छा हाँ, अब यहां पर भी दिक्कत ये है सर, हमको समझ में कैसे आएगा ये एवरेज और ये टोटल में फर्क? मतलब मैं आपको बता देता हूं कि मुझे कैसे समझ में आएगा ये 24 हमारा एवरेज था या 24 हमारा काउंट था। कोई बच्चा कहेगा सर देख करके पता तो चल रहा है ना कि अगर आप टोटल एवरेज फाइंड कर रहे हो तो ये पक्का वो एवरेज वो दोनों का यूनिट मैच करना चाहिए। इधर एवरेज वेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी 1 का एवरेज वेट के बारे में बात कर रहा होगा, हाँ कि ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? देख करके पता तो चल रहा है ना कि अगर लास्ट में आपको फाइंड द एवरेज वेट, तो जब टोटल स्टोरी का एवरेज वेट है तो इंडिविजुअल स्टोरी की भी तो एवरेज वेट की बात की जाएगी। तो घबराना मत कि यार एवरेज में क्या सब्स्टिट्यूट करे और n1 में क्या सब्स्टिट्यूट करे। तो एवरेज में पता चल रहा है कि फर्स्ट कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ये रहा सेक्शन ए वॉज द फर्स्ट क्वांटिटी जिसका एवरेज वेट 58 दे रखा है, उसमें कितने प्लेयर्स है? 24 प्लेयर्स है, प्लस अब सेकेंड एंटिटी की बात होगी। सेकेंड एंटिटी हमारा सेक्शन बी, उसका एवरेज वेट 60.5 दिया है, 60.5, ठीक है जी, और उसमें कितने प्लेयर्स थे? 26 प्लेयर थे, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल प्लेयर्स, सो 24 प्लस 26, तो आंसर आ रहा है, एक स्टेप में आंसर आ गया 59.3। मजा आया तो बोलो यस, दिस वाज मेथड 2। कैसे एक स्टेप में निपटाना है। फील आया? एवरेजेस में भी फील आना चाहिए। देखो एप्टी में ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट रट्टा पट्टी करना है, ना ना ना, फील आना चाहिए। फील आया, समझ में आया सभी को? अगर फील आया, समझ में आया, तो मैं अब यही चीज आपसे सॉल्व करवाना चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंट फील करो। जब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लो नेक्स्ट, if 15 kg of rice costing rupees 35 per kg is mixed with 10 kg of second variant of rice costing rupees 45 per kg, then the average cost per kg of resulting mixture is। 13.5, 39 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं फिर से, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं फिर से। कर क्या रहे हो? 39 सभी, 39, वेरी गुड, 39 इज द राइट आंसर। कैसे सर? यहां पर रिजल्टिंग मिक्सचर, दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी। कौन सी दो क्वांटिटी? ये फर्स्ट वेरिएशन था, ये फर्स्ट वेरिएशन, और फिर ये सेकेंड वेरिएशन 10 kg ऑफ सेकेंड वेरिएंट ऑफ राइस। तो दो वेरिएशन थे, दो क्वांटिटी, और आप रिजल्टिंग मिक्सचर का एवरेज जानना चाहते हो। ठीक है, वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट है, इतना तो क्लियर ही है कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हाँ कि ना? अरे कुछ तो बोल, हाँ कि ना? इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे?
रिजल्टिंग मिक्सचर का एवरेज जानना चाहते हो? हम इंडिविजुअल का एवरेज और टोटल काउंट देखेंगे, फिर आंसर बता देंगे। ओए डन। तो यहां पर नोट कीजिएगा, एवरेज किसका जानना चाहते हो? कॉस्ट पर केजी। तो एवरेज का यूनिट क्या है? कॉस्ट पर केजी। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? कॉस्ट पर केजी। तो कॉस्ट पर केजी कितना है? 35 इंटू N1 कौन होगा? फिर बचा हुआ प्लेयर N1 होगा, प्लस सेकेंड क्वांटिटी का कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी 45, एवरेज की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो N2 क्या होगा? बचा हुआ 10, ओके, डिवाइड बाय कितने प्लेयर्स थे? अब ये जो N1 N2 सब्स्टिट्यूट किया है उन्हीं को तो ऐड करना है ना, सो 15 प्लस 10। तो अगर अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ रहा है 39 रुपीज पर केजी। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। दिस इज हाउ वी आर डन एंड डस्टेड। जो क्वेश्चंस आपको कठिन लगते थे एप्टीट्यूड में, कैसे करना है, क्या करना है, अब मुझे लगता है कठिन नहीं लग रहा है, इजी लग रहा है। अच्छा, इसको है ना यूनिट वाइज अगर आप फंस भी जाते हो ना, उसको कैसे सुलझाना है, ये गुत्ती को कैसे सुलझाना है। ये वो वाली गुत्ती नहीं है ना, नहीं तो आप कह दोगे अरे सर कपिल शर्मा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर जी वो जो आपने फॉर्मूला दिया ना उसमें वो एवरेज की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, N1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो कैसे पहचाने, तो मैं तो कहता हूँ ये फॉर्मूला को आप इधर को कॉपी करो और इधर को पेस्ट करो, और मैं समझाने के लिए आपसे कुछ स्टोरी नरेट करूंगा, आप बताना। मान लेते हैं मैंने श्रेणिक सर से पढ़ा, बट जल्दी जल्दी में पढ़ा और मैंने सुना नहीं श्रेणिक सर ने कहा क्या, मैंने ये जस्ट ये फॉर्मूला रट्टा मार लिया, जैसे आप जनरली करते हो, रट्टा मार लिया और सोचा कि एग्जाम में बना लूंगा जब प्रश्न आता है। जो प्रश्न आया तो इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो दिखाई नहीं दे रहे, है ना, और कुछ ऐसे क्लास में तो करवाया था नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे और उनकी एवरेज एज ये है, क्लास में तो अब एक्चुअल एग्जाम में जाकर के किधर क्या सब्स्टिट्यूट करे, ऊपर को ये करे नीचे को ये करे, फिर बाद में समझ नहीं आता करना क्या, फिर दोनों से सॉल्व करते हो, फिर चेक करते हो है ना ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, क्या हमने वो उससे सॉल्व किया तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वो नहीं करना था, दूसरे से किया तो चलो चलो फाइनली ये क्वेश्चन तो सही से हो गया। इसे कितने लोग करते हैं इसे कितने लोग करते हैं, तो मैं सही में बता रहा हूँ एकदम एग्जाम सिनारियो जैसे आप फेस करते हो। तो एक तो ये, बट हमको वो नहीं करना, हमको एक बेसिक लॉजिक लगाना है कि मुझे एवरेज किसका फाइंड करना था, कॉस्ट पर केजी का ना, सो रुपीज पर केजी। तो ये यूनिट मुझको कैसे मिलेगा? थ्रू दिस इक्वेशन, रुपीज पर केजी का यूनिट कैसे मिलेगा? तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैंने N1 को रुपीज पर केजी माना होता और एवरेज को केजी माना होता, है ना, ये 15 केजी ना, अगर एवरेज को केजी माना होता, एवरेज को केजी और N2 को रुपीज पर केजी माना होता, तो इधर भी रुपीज पर केजी वाला सिंबल होता। तो ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर और नीचे को अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा कैंसिलेशन कुछ हो रहा है, रुपीज पर केजी ऊपर और नीचे से कैंसिल हो रहा है, और इधर से सिर्फ केजी केजी बाहर निकल रहा है, हा कि ना? ओ नो सर जी, ये फर्स्ट क्वांटिटी प्लस ये सेकंड क्वांटिटी, ये फर्स्ट क्वांटिटी प्लस ये सेकंड क्वांटिटी, वापस से समझाता हूं मैं आपको अगर ये स्टाइल से समझ में नहीं आया, वापस से समझाता हूं। फर्स्ट क्वांटिटी का जो यूनिट है वो है केजी इंटू रुपीज पर केजी, सेकेंड क्वांटिटी का यूनिट क्या है? केजी इंटू रुपीज पर केजी, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी का यूनिट क्या आएगा? केजी इंटू रुपीज पर केजी, हा कि ना? और नीचे हमारे पास हमने N1 N2 का यूनिट माना था रुपीज पर केजी वाला, तो इस प्रकार से आ रहा है, तो ऊपर का रुपीज पर केजी, नीचे का रुपीज पर केजी कैंसल, आंसर केजी में आ रहा है, जबकि हमको एवरेज चाहिए था रुपीज पर केजी वाला, तो रुपीज पर केजी वाला नहीं आ रहा, हमको केजी में आंसर आ रहा है, तो पक्का ये गलत था सब्स्टिट्यूशन, ये गलत था। अब समझ में आया मैं कैसे चेक करता हूं कि अगर कहीं उल्टा पुल्टा कर दिया तो एक बार यूनिट का खेला चेक कर लेता हूं कि अगर एवरेज को केजी माना होता, N1 को रुपीज पर केजी माना होता, तो मेरा रिजल्टेंट आ रहा था केजी, जबकि मुझे चाहिए था रुपीज पर केजी। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना था। बहुत सारे स्टूडेंट ने उल्टा किया होगा, कितने स्टूडेंट ने 15 प्लस 10 की जगह 35 प्लस 45 लिखा? कॉमेंट करके बताना। 15 प्लस 10 की जगह हाँ, तो उन्होंने ये वाला गलती किया था, ये वाला गलती। देखो नीचे आपने लिखा होगा 15 kg प्लस 15 kg प्लस 10 kg, सो 15 kg प्लस 10 kg ऐसा कुछ लिखा होगा, या फिर 35 आपने लिखा होगा 35 प्लस 45, हाँ नीचे 35 प्लस 45 लिखा होगा, तो रुपीज पर केजी वाला यूनिट था वो, तो ऊपर का रुपीज पर केजी नीचे का रुपीज पर केजी कैंसिल हो जाता है, बच जाएगा केजी, बट जबकि आपको आंसर चाहिए था एवरेज कॉस्ट रुपीज पर केजी, ये आपको आंसर चाहिए था।
जो इसमें से मिल नहीं रहा है। गलती सबको समझ में आ गई, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये स्लाइड को फिर हटा देता हूं। क्लियर? चलो, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। जब मैं आपके तरह प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को हमेशा ये डाउट होता था, कोई टीचर ने क्लियर नहीं किया, तो मैंने ही क्लियर करवा दिया आपके लिए। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके लिए। एवरेज वेट ऑफ द क्लास विनायक जी कहते हैं रहने दो ना सर। विनायक जी एक सिंपल सा यहाँ पर लिख देना, ये जो एवरेज है ना इसी का यूनिट इधर होना चाहिए, बस ये दोनों का यूनिट मैच होना चाहिए, तो गलती नहीं करोगे। ये फॉर्मूला इसलिए मैंने ऐसा लिखवाया, नहीं तो बुक्स में कोई और तरीकों से दिया है, उसमें मजा नहीं आता। ठीक है, अब बस ये दोनों का मैच होना चाहिए, इतना लिख दिए, वेल एंड गुड। अब अगर इतना समझ में आ गया, इसका आंसर बता दो। 36 कोई कह रहा है, फिर वही गलती आनंद कुमार कर दी ना, गलती अनमोल। अभी अभी सिखाया था मैंने कि नीचे जो आपको है इस प्रकार से यूनिट रखने हैं कि अगर ऊपर वाले से कैंसिल हो जाए तो वो एवरेज की यूनिट मैच हो जाए। ठीक है, आपने शायद वापस से एवरेज की यूनिट मैच नहीं करवाई है ना आनंद एंड अनमोल? देखो दीपक को कैसे राइट आंसर आया 36.25, सभी को आया 36.25। हाँ, तो अगर आपको 36.25 आया है दीपक तो वो गलत है, मैं जस्ट आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। तो आनंद कुमार ने रीचेक किया है, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया, अरे सर जी ये क्या कह दिया, सही से तो किया है, अभी अभी आपने सिखाया है, गलती क्यों करूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस चेक करने का तरीका है। सो 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो हम कुछ नहीं, तो हिले नहीं यार आप, नहीं तो है ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पार्टी चेंज कर लेते हैं, अरे सर एक सेकंड वो गलती हो गई थी, है ना वो सर बिल्ली ने रास्ता काट लिया, मम्मी ने बुला लिया, ऐसे कुछ ना कुछ रीजन देते हैं। आपने ऐसा रीजन नहीं दिया, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो आपके कंसेप्ट पर। गुड, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। अगेन यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज है, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स की। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपको व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स निकालना है। अरे एवरेज वेट ऑफ गर्ल, ये तो सिंगल क्वांटिटी की कहानी पूछ रहे हैं, तो इसमें किधर ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आया। अरे आया वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही कह रहा है वेटेड एवरेज के बारे में। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? अरे हाँ, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इज 38.4। नोट किया? 38.4 किसका एवरेज है? एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। देखो ये 38.5 ये एवरेज है, एवरेज वेट कह रहे हैं, तो यहां पर A1 की जगह क्या होगा फिर? एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस एवरेज वेट ऑफ 10 गर्ल्स इनटू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय बॉयज प्लस गर्ल्स का काउंट। तो अगर ये बात है सर जी, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज दिया है, शायद एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 40 दिया है, सो 40 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है 15, वो भी दिया है, प्लस क्या एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दिया है? नहीं, वही तो फाइंड करना है ना, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स दी है, हाँ सर 10 महिला है, डिवाइड बाय बॉयज प्लस गर्ल्स का काउंट, बॉयज प्लस गर्ल्स का काउंट, सो 15 प्लस 10 रीअरेंज करोगे तो एवरेज मिल जाएगा। सो एवरेज का आंसर कितना आ रहा है 36। अब ऐसे क्वेश्चन से, ये कौन है कुक्कू जी? कुक्कू जी गलत कर रहे हो आप, कुक्कू जी गलत कर रहे हो। ठीक है, क्या समझ में आया? अब लग रहा है ना इजी है, अब कठिन वठिन तो नहीं लग रहा ना, कठिन वठिन तो नहीं लग रहा बहुत। कोई कह रहा है सर कन्वेंशनल मेथड से बताओ, कन्वेंशनल मेथड से बताता ना तो मैं कहता एवरेज ऑफ 25 प्लेयर्स इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ 15 बॉयज प्लस सम ऑफ वेट ऑफ 10 गर्ल्स डिवाइड बाय 15 प्लस 10। वो सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज सम ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए फिर मैं सेकेंड स्टेप पर जाता और उधर से निकालता सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करता और फिर बाद में सम ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स मिल जाता, तो उसके बाद फिर मैं एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स निकालता। क्या बात समझ में आई? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। तो ये जो स्टैंडर्ड मेथड से जाते हैं ना वो गलत नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड अपने आप में लेंदी है, तो क्यों फॉलो करना जी, जब इतना मस्त मस्त मैंने आपको सिखाया है फटाफट से कैसे करना है। तो करोगे एक और क्वेश्चन फटाफट से? तेंदुलकर जी को बुला लूं मैं? अरे तेंदुलकर जी प्रकट हो जाओ तुम, बच्चों को आपकी जरूरत है जी, ये लो तेंदुलकर जी आ गए।
सॉल्व करो। विजय तेंदुलकर हैज सर्टन एवरेज फॉर 9 innings. In the 10th inning, he scores 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. His new average is. ये हुआ ना कुछ दमदार प्रश्न सर जी। अब तक आपने इतने इजी इजी प्रश्न करवाए कि पूछो मत। बच्चे कह रहे थे कितने इजी इजी है, कुछ टफ वफ पूछो ऐसा कुछ। कोई कह रहा है सचिन कर दीजिए, ये लो भाई, इनको विजय पसंद नहीं, इनको सचिन पसंद है, ये लो सचिन तेंदुलकर। ओके खुश। देखो सचिन के नीचे फिर आ गया ऐसा, विजय ठीक था। 28, ये कौन है जो 28 कह दिया? वेंकटेश जी सुवाच्छे। आलोक कुमार पांडे 28। अय्यर जी कहते 20। अरे नहीं 20 गलत है, 28। सुमाया जी मैंने आपकी उम्र नहीं पूछी सुमाया जी, ठीक है। 28 इज द राइट आंसर। यस 28 इज द राइट आंसर। कैसे किया सर जी? ये कंसेप्ट है ना आपने स्टार्ट में पढ़ा था, अब यहां पर आपने स्टार्ट में पढ़ा था, बता दो आपको। सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टन एवरेज फॉर 9 innings। उसका कुछ एवरेज है फॉर 9 innings। कौन सा एवरेज है, क्या एवरेज है पता नहीं। लेट अस से दैट एवरेज इज एक्स, कुछ तो उसका एवरेज है, लेट अस से एक्स। और एवरेज क्या होता है? सम बाय टोटल। तो उसने 9 innings में कितना स्कोर किया, वो सम इधर, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 9 innings, 9 innings डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। तो कितने इनिंग्स खेले? 9 इनिंग्स खेले। तो यहां तक तो ठीक है। अच्छा क्या आपको सम ऑफ 9 इनिंग्स पता है? नहीं। क्या आपको पता है एवरेज कितना है इन 9 इनिंग्स का? वो भी नहीं पता। दोनों अननोन? हाँ दोनों अननोन। अब क्या करेंगे? अब आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं इन दी 10th इनिंग्स ही स्कोर्स 100 रन्स। ये क्या हो गया इधर? इधर सर इसने है ना 10th इनिंग में 100 रन स्कोर कर दिया। ओ thereby increasing his average by 8 runs। तो अब जो अपडेटेड एवरेज है वो पुराने एवरेज से 8 रन से बढ़ गया है, यही कहना चाहते हैं ना। जब 10th इनिंग में 100 रन स्कोर किया, देन दी न्यू एवरेज, मान लेते हैं एक्स हमारा ओल्ड एवरेज था, और वो तो एक्स ओल्ड होता ही है, विनायक जी से पूछ लो अगर आपको नहीं मालूम तो, है ना। अब उनके जीवन में वाई है, न्यू एवरेज, है ना विनायक जी। न्यू एवरेज इज वाई, क्योंकि उसने 10th इनिंग खेला, उसने 100 रन स्कोर किया। तो अब क्या हुआ? 10 इनिंग खेल लिया उसने, 10 इनिंग खेल लिया, तो उसका अब जो एवरेज है ना, हिज एवरेज इज इंक्रीज बाय 8 रन कंपेयर टू द ओल्ड एवरेज। सो न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस 8। तो सर जी ये पूछ रहे हैं हिज न्यू एवरेज इज, ये वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं। कैसे निकालेंगे वाई की वैल्यू? ये दो स्टेटमेंट से तो वाई की वैल्यू नहीं निकल रही है, क्योंकि अभी भी सम ऑफ 9 इनिंग्स का तो अता पता नहीं। कैसे निकालेंगे? कोई हेल्प, कैसे निकालोगे? ओल्ड एवरेज की स्टोरी लिख दी, न्यू एवरेज की स्टोरी लिख दी, बट सॉल्व कैसे करे? सॉल्व कैसे करे? कोई कह रहा है 100 को किधर ऐड किया? 100 को क्यों ऐड करूं? वो कह रहे हैं ना कि इन दी 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 रन, देयरबाय इंक्रीजिंग हिज न्यू एवरेज। 10 इनिंग खेल लिया, उसका एक एवरेज होगा, लेटेस्ट से वाई, वो न्यू एवरेज हुआ ना। सो इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन। तो प्रीवियस उसका एक्स था एवरेज, अब एक गेम और खेलने की वजह से उसका न्यू एवरेज वाई हुआ, जो बेसिकली है एक्स प्लस 8 के बराबर। तो हाँ, तो यहां पर अब जो खेल है ना वो 10th इनिंग का था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सर स्टेप नंबर 3 में ये गुप्ती जो है ना वो सुलझा दीजिए। ये कि ये 100 रन उसने स्कोर किया 10th इनिंग में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 9 इनिंग खेले गए, फिर 10th इनिंग खेला गया। 10th इनिंग में उसका स्कोर पता चल गया 100 रन, 9th इनिंग के स्कोर पता नहीं है। सो सम ऑफ 9 इनिंग्स का स्कोर वैसे ही रखने देते जैसे यहां पर रखा था, सम ऑफ 9 इनिंग स्कोर्स वैसे ही रखने देते। हाँ तो सर ये 10 इनिंग खेलने का एवरेज वाई है, ये तो हमें पता है ना कि 10 इनिंग खेल लेता है और उसका एवरेज स्कोर दैट इज वाई, ये हमें पता है। सो एवरेज इज सम बाय टोटल। सो सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 9 innings प्लस सम ऑफ स्कोर्स ऑफ द 10th इनिंग, तो 10th इनिंग में 100 स्कोर किया है वो पता है, डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स, तो 10 इनिंग्स उसने खेला है। क्या बात सबको समझ में आई? तो बोलो यस। और अगर बात समझ में आई तो ये सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 9 इनिंग्स सर ये पता है, ये इधर इधर से पता है।
sum of scores of 9 innings is equal to 9x. If it is equal to 9x, तो क्या मैं कह सकता हूं, इसको हटा करके कह दो 9x. तो सर जी यहाँ पर अब आप रीअरेंज करोगे तो 10y इज इक्वल टू 9x प्लस 100. ये आपका एक इक्वेशन x एंड y में, ये दूसरा इक्वेशन x एंड y में. तो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x एंड y. हाँ कि ना? आपको वैसे भी न्यू एवरेज फाइंड करना है, यानी आपको y फाइंड करना है. और अगर y फाइंड करना है तो x एलिमिनेट करना है. और अगर x एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करवा दो और फिर बाद में इससे सब्ट्रैक्ट करवा देना, तो आपको y की कहानी मिल जाएगी. क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस. कुछ स्टूडेंट कह रहे सर हम ऐसे सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर, ये जो y है ना x प्लस 8 इधर ही रख देंगे, इधर ही. ये इक्वेशन तो हमको आपने बता ही दिया. और कौन सा इक्वेशन हमने आपको बता दिया? ये इक्वेशन हमने आपको बता ही दिया है. हाँ तो सर ये y की जगह रिप्लेस कर दो ना, पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा. y की जगह रिप्लेस कर दो x प्लस 8. अरे बट फिर x निकालोगे, x निकालने के बाद y निकालोगे, इतना क्यों आपको करना है? ठीक है करना है तो हम थोड़ी ना रोक सकते हैं, कर लो. फिर कर लोगे तो x मिल जाएगा. x कर लो मामा, 20 आ गया तो y कितना होगा? 20 प्लस x, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा. तो ये आपका न्यू एवरेज था. क्या बात सबको समझ में आ गई? तो बोलो यस. कोई कह रहा है रिपीट वंस. वेल यस आई विल रिपीट वंस, आई हैव नो इशू. बट रिपीट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखना चाहूंगा. रिपीट करने से पहले फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम बाय टोटल. इसका मैंने इस्तेमाल किया कहां पर? एवरेज इज सम बाय टोटल का इस्तेमाल किया गया है. ध्यान से सुनना आप. सबसे पहले इन्होंने दिया था कि हमने 9 इनिंग्स खेली है, यानी सचिन तेंदुलकर ने 9 इनिंग्स खेली है और उसका सर्टन एवरेज कुछ बना था. सर्टन एवरेज दिया नहीं है तो मैंने कहा लेट अस से दैट एवरेज इज x. तो एवरेज का फॉर्मूला है सम बाय टोटल. तो सम क्या होगा? यहाँ पर स्कोर्स जो 9 इनिंग्स में उसने स्कोर किए हो उन सभी स्कोर्स को ऐड करना है. सो सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 9 इनिंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, वो तो 9 थी. तो ये मेरा स्टेप 1. अब आगे इन दी 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 रन्स. तो पहले 9 इनिंग खेला तो कुछ स्कोर बनाए थे, सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 9 इनिंग, वो तो दिया नहीं. हाँ बट 10th इनिंग का स्कोर 100 कहा गया है. और ऐसे करने पर अब हुआ क्या? देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन्स. पहले एक्स एवरेज था, अब 10th इनिंग खेलने के बाद उसका जो नया एवरेज आया है दैट इज इक्वल टू इंक्रीज बाय 8 रन्स कंपेयर टू द प्रीवियस एवरेज. सो एक्स प्लस 8. अब बात समझ में आई? His average increased by 8 runs, so x plus 8. ये स्टेटमेंट 2. अब पूछ रहे हैं his new average is what? न्यू एवरेज इज व्हाट, यानी y पूछ रहे हैं. y कैसे निकाले? ये दो स्टेटमेंट से तो y निकल नहीं रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 की जरूरत पड़ी. वो इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी. इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जब एवरेज इज सम बाय टोटल है तो ये जो न्यू एवरेज है y, उसकी स्टोरी क्या है? उसकी स्टोरी है सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 10 इनिंग्स. अब वो एक साथ तो दिया नहीं है. हाँ बट ऐसा कह सकते हैं सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 10 इनिंग्स इज नथिंग बट सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 9 इनिंग्स प्लस द रन्स इन द 10th इनिंग. सो सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 9 इनिंग्स प्लस द रन्स इन द 10th इनिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स विच वाज 10. तो सम ऑफ 9 इनिंग्स पहले वाले स्टेटमेंट से 9x पता चल रहा है, रीअरेंज करके पता चला 10y इज इक्वल टू 9x प्लस 100. दो इक्वेशन आ गए x एंड y में, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया टू गेट द आंसर. अब समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बता दो यस. सिंपल. तो एवरेजेस के सारे क्वेश्चन कर दिया हमने. एवरेजेस के सारे क्वेश्चन कर दिए. वेटेड एवरेज. अच्छा वेटेड एवरेज कितनों को कठिन लगता था पहले? सर कभी समझ नहीं आया वेटेड एवरेज में वो सर क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन में हमेशा फंस जाते थे वो सर. कितने स्टूडेंट ने ऐसा पढ़ा था कुछ, है ना, वेटेड एवरेज का कुछ C1W1 प्लस C2W2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसे कुछ, है ना. और फिर बाद में कंफ्यूज रहते थे किसको C1 माने किसको W1 माने. तो अब आपको कभी घबराना नहीं है, अब इजी है. देखो सारे क्वेश्चन मैंने आपके आंखों के सामने सॉल्व किए हैं, बड़े इजी लगे आपको. और मेहनत से भी सॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि मेहनत से सॉल्व नहीं किया. देखो मेहनत से भी सॉल्व करके बताया. दो एंटिटीज इन्वॉल्व थी बट तो भी मैं कह रहा था कि सम ऑफ द वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, सम ऑफ द वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स होता है इस प्रकार. पहले एंटिटी का सम निकालने के लिए इस वाले एवरेज का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया. सेकेंड सम निकालने के लिए फिर से एवरेज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और फिर बाद में दोनों का सम मिल गया, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर निकाला. पता है
पता है इतना सारा मेहनत मैंने किया। और फिर कुछ अच्छे अच्छे सवाल हमने देखे, ट्रिकी ट्रिकी सवाल देखे, जैसे प्रिंसिपल को हटा दिया, तो वो वाली कहानी हमने देखी। तो अच्छा था आज का सेशन। तो अंडरस्टैंडिंग हुआ एवरेजेस के बारे में। जैसे ये वाला भी काफी सही था कि ओल्ड डेटा हमारे पास, उसका एवरेज निकाल दिया। इसी डेटा में सभी एलिमेंट्स को +1 करे तो एवरेज भी +1 से बढ़ जाता है, सभी एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करे तो एवरेज भी 1 से डिक्रीज हो जाता है, सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करे तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई होता है, और अगर सभी को डिवाइड करे तो एवरेज भी डिवाइड हो जाता है। तो ये भी काफी पावरफुल कंसेप्ट था। तो इन सभी के बारे में जाना। यस, कल कुछ और बातें करेंगे, कल कुछ और सीखेंगे। तो डेली हमारा एप्टीट्यूड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एलिगेशंस क्या है? एलिगेशंस जो आप लगाते हो ना आर्यन खान पर कि क्रूज में क्या हुआ था, वो सब वही होता है विनायक जी। एलिगेशंस आप लगाते हो ना अपनी गर्लफ्रेंड पर, वही होता है। ये देखो आरोप कहते हैं। सुमा जी गुस्सा कर रही है। क्यों सुमा जी, आप किस पर एलिगेशन लगाते हो? कोई कह रहा है इंडिया पाकिस्तान को देखा, देखने लायक था ही क्या? जब वो आउट ही नहीं हो रहे थे 10 ओवर तक, मैं समझ गया कि अब टीवी बंद करो और फिर यूनाइटेड की मैच देखो, और देखो कि कैसे यूनाइटेड है ना 5-0 हार रहा है। तो उधर भाई उदास यूनाइटेड हार रहा है, इधर पिताश्री उदास के इंडिया हार रही है। तो हमने तो दोनों नहीं देखा। हमको बोर होता है 3-3 घंटा मैच देखने के लिए, हम हाईलाइट्स देख लेते हैं, हाईलाइट्स में मजा आता है। इतना किसके पास समय है 3 घंटा? 3 घंटा किसके पास समय है? किसी के पास नहीं है। कोई कह रहा है प्रियंका सर, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, केम हियर टू लर्न एप्टी, एंड आई गेस एप्टी में और अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, क्योंकि एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, शायद उस प्लेटफॉर्म पर उतने बेसिक से नहीं गया। इस बार मॉडिफाई करके, इस बार कंटेंट को और सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास है, और नई चीजें ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीटनेस मिले, कहीं पर कुछ भटके ना, है ना। तो इसमें फर्क तो आपको दिखाई दे रहा होगा। कंटेंट में मजा आ रहा होगा। यस सर, वर्किंग आवर कैसे इंक्रीज करूं मैं? टू डू लिस्ट बनाओ कि एंजॉयमेंट तभी करूंगा, यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट वीडियो तभी देखूंगा, इंस्टाग्राम पर विश राठौड़ और पता नहीं किस किस को फॉलो करते हो आप, उनके पोस्ट और वीडियोस तभी देखूंगा जब मैंने अपना काम खत्म कर दिया, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। जल्दी उठूं क्या फिर? नहीं, नींद कंप्लीट लेना, नींद कंप्लीट लेना, बट टाइम पास कम करना है। मैं तो कहता हूं 8 घंटे पढ़ाई करो, बट क्वालिटी वाले पढ़ाई करो। जैसे मुझसे पढ़ते हो 2 घंटा, बट ऐसा नहीं लगता 2 घंटे में अगर हम खुद से करते, यही चीज समझने के लिए 5 घंटे लगती, यही चीज समझने के लिए 5 घंटे लगती, ऐसा नहीं लगता आपको? इसका मतलब 5 घंटे सेव करने के लिए आपने ये वीडियो देखा, दिस इज क्वालिटी लर्निंग, कि एक ही बार में सारा समझ में आ गया, दिस इज क्वालिटी लर्निंग। तो ऐसे आपको एफिशिएंट बनना है, स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना है। एफिशिएंसी बढ़ाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, वो आपको खोजने हैं। मैं बताती ही रहता हूँ वैसे यूट्यूब पर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कब देना है, ठीक है। कोई कह रहा है टाइम ही नहीं मिलता है सर जी, कितना झूठ बोल रहे हो। हाँ, मेरे दोनों कोर्सेज मैंने लॉन्च कर दिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कब से आ रहा है, टाइम टेबल भी अपलोडेड है। नवंबर 1 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। वेक्टर कैलकुलस, मैथमेटिक्स को मिक्स कर रहे थे ना यार, मैथमेटिक्स यार आ ही नहीं रहा है कब से सर जी, इतना टाइम हो गया। तो आ गया है वो। सर कैलकुलस एक दिन में हो जाएगा क्या? ये कौन सा प्राणी है? ये इंसान नहीं हो सकता है, प्राणी है। एक दिन में इसको कैलकुलस करना है, 1 हफ्ता कर सकते हो, 1 हफ्ते में मेरा वो कोर्स कर लेना, कर सकते हो। सर अपना मैथ्स आपके वेक्टर से चालू करूं क्या? नहीं, पहले कैलकुलस खत्म कर लेना, कैलकुलस खत्म करने के बाद ही आप वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड ये सब में घुसना, नहीं तो फिर कहोगे कौन से झमेले में पड़ गए हम। सर कॉलेज खुलने वाला है, कैसे मैनेज होगा पीक टाइम? वो आपको देखो, जब कॉलेज का काम ज्यादा होता है तब आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है, जब कॉलेज का काम ज्यादा नहीं होता है तब न्यू चीजें पढ़नी है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस देख करके टाइम मैनेज करना, सभी चीजें लाइव नहीं कर सकते। इसलिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना सर डेली लाइव क्लास लर्नर्स कम हो रहे हैं, बिकॉज वो टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और जो मोटिवेटेड नहीं है उनको तो भगवान बचाए, ठीक है। पैसे भी भरो और लेक्चर्स भी नहीं देखने, ये तो बहुत सैड कहानी है ना। इतना भी बुरा तो मैं नहीं पढ़ा था। ठीक है कि हमारा चेहरा आपको नहीं देखना है नेक्स्ट क्लास से। मैं मुंबई से हूँ आशीष। विनायक कहते हैं सर आपका टाइम बहुत अच्छा है क्लास का। हाँ विनायक जी, फिर ये क्लास देखने के बाद सो जाते हैं, सुकून की नींद, के सारा स्ट्रेस बाहर,
है ना, और कंसेप्ट अंदर, तो अब नींद अच्छी आती है। सर इंग्लिश कब से चालू होगा? इंग्लिश बचपन से चालू हो गया है भार्गव जी। गेट का इंग्लिश टफ नहीं होता है, आपको जस्ट पीवाईक्यूज खत्म करने हैं ताकि आइडियाज आ जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। मोहम्मद जी, सर आपके लेक्चर्स लेंदी है अलजीब्रा और कैलकुलस के लिए, सीएस में डिस्क्रीट ज्यादा आता है? नहीं, किसने कहा? ये 2021 का पेपर देखो, आपको आइगन वैल्यू से 2 सवाल मिलेंगे, लिमिट से भी सवाल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी सवाल है। तो ये किसने अफवाह फैला रखी है कि हमारे प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस से सवाल नहीं आते? सर पुरन पोळी वाढते का तुम्हाला? ये देखो श्रीराज जी, हाँ, पुरन पोली खाने की इच्छा मत बनाओ, ठीक है। शशांक कह रहे हैं मैथ्स एप्टी के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट्स का प्लान है सर जी? फिलहाल तो यार मैं टीचर से बात कर रहा हूँ, बट उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, बट मैं उतनी प्राइस आपसे ले नहीं रहा हूँ, तो उतना फंड्स नहीं है, ठीक है। मेरे पास कोई फंडिंग कंपनी का पैसा भी नहीं है कि मैं हायर कर सकूँ टीचर्स को। सो ये देखो, मैं फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, मैं एकदम ही लो कॉस्ट में कर रहा हूँ, और ये प्रीमियम कंटेंट है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर ये कंटेंट मैं आपको दूं ना कई प्लेटफॉर्म पर जहां पर 50,000 वो डिमांड करे, या एक सब्जेक्ट की वो 5,000 से 10,000 फीस ले, तो आप देने को भी रेडी हो जाओगे। बट फिर वही बात है कि ऐसे प्रीमियम कंटेंट वाले जो टीचर्स हैं वो कम कम पेमेंट पर टीचिंग नहीं करते, तो क्या कर सकते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स का मैं अंदर से तो है करना है, तो मैंने सोचा है कि चलो अगर टीचर्स नहीं आ पा रहे तो एटलीस्ट विल ट्राई के आपके लिए बुक अरेंज किया जाए, कैसे टाइप करके आपको, मतलब मेरा ऐसा प्लान है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स का एक बुक जो आएगा ना इसी ऐप पर आएगा, तो कैसे होगा, 2023 एस्पिरेंट्स के लिए प्लान है, सब्सक्रिप्शन मॉडल में लेकर आ रहा हूँ, 1 साल का आपका प्लान, अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। या फिर अगर आपको फुल कोर्सेज बाय करना है उसका भी ऑप्शन। और आपको फ्यूचर में क्या क्या मिलने वाले हैं, मोर टेस्ट सीरीज, मोर मतलब कहते हैं ना फोकस्ड ओरिएंटेड। जैसे अगर मैथमेटिक्स की बुक होगी तो चैप्टर वाइज चीजें होगी, और वो चैप्टर वाइज के अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सेग्रीगेट किए जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वीक है, तो एक पीडीएफ रहेगी जिसके अंदर सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सारे ब्रांचेस 2021 से लेकर के पीछे, है ना। तो ऐसे सेग्रीगेट किया जाएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, तो आप उसको देख करके अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट है, अब देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। सर ईएससी जीएस अगर मिल जाए तो मजा ही है, ये देख सारे डिमांड कर रही है। तो मेरे हाथ में तो एप्टी और मैथ्स है फिलहाल, उतना तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, इन डेप्थ with all the concepts basic to advance, all the PYQs, tricks and techniques। बाकी आपके डिमांड फुलफिल करने के लिए टीचर्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, उसका प्लानिंग है, बट देखते हैं, इट्स टफ। सर फास्ट रिवीजन के लिए सीधा PYQ सॉल्व करे विदाउट रेफरिंग टू नोट्स, चलेगा, जिससे आपको कमियां पता चलेगी कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, इसके बारे में पता चलेगा। आप सब पढ़ा देते सर, मजा आ जाता। हाँ तो फिर तो आप टॉपर ही बन जाते ना। आप बहुत इन डेप्थ में पढ़ाते हो, सब पूरा दिमाग में ही बैठ जाता है, ये देखो। हाँ क्योंकि मैं फॉर्मूला रट्टा मारने के लिए नहीं कहता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले ये पूछो। रट्टा तो बाद में हो ही जाता है ना, रट्टा थोड़ी ना मारना होता है, वो तो हो ही जाता है बाद में। सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, संडे को रिवीजन के लिए देना, इसलिए टेस्ट सीरीज में कहता हूँ, एम्फोसिस ऑन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज दी ओनली वे जहां पर आपको गलतियां पता चलेगी, गलतियां पता चली तो अपने आप रिवाइज करने निकल पड़ोगे, फिर मुझे कहने की जरूरत ना पड़ेगी, अरे जाओ रिवाइज करो, तुम्हारा खुद के अंदर ही आ जाएगा, अरे ये कंसेप्ट वीक है मेरे, अरे इसके क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, जा करके नोट्स रिवाइज करता हूँ। फिलहाल अभी मोटिवेशन है नहीं, है ना, नोट्स जा करके रिवाइज करने की। कोई कह रहा है सर वो जैन सर को भी आप ज्वाइन कर लो, सभी नहीं होते हैं, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पर करने के लिए सभी रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। सो मैं एक चीज जान चुका हूँ, जो टीचर दिखाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और जो होते हैं उसमें बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है, ठीक है। क्योंकि मैं काफी टीचर से पर्सनल बात भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है वो कैसे बिहेव करते हैं, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे पर्सनली हर्ट होता है जब कोई, क्योंकि इससे पता चल जाता है वो टीचर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। तो मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। बाकी ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। तो काफी सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट अच्छे इंसान है इसका कोई गारंटी नहीं है। पढ़ाई पर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं, बट कम प्राइस पर अगर करना ही होता तो फिर वो फंडिंग कंपनीज के साथ जुड़े हुए क्यों है। जरा इसका सोचो ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, तो सोच करके देखो कि अगर अफोर्डेबल पर वो खुद कर सकते हैं ना, जो ऐसे बाकी
यूट्यूबर प्लस टीचर है, उनके पास तो स्टूडेंट्स है ही जो उनको सपोर्ट करेंगे, बट स्टिल वाई दे आर वर्किंग विद द फंडिंग कंपनी? सिंपल रीजन, मोर मनी, यही बात है और कुछ नहीं। So, इसके अलावा और कोई प्रश्न? नो प्रश्न? तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशंस। लगाएंगे विनायक पर तीखे तीखे एलिगेशन, तीखे तीखे सवाल कि विनायक जी कॉलेज में आपने ऐसे क्या काम किए थे, है ना, जो आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है। चलो, सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय।